चलो ठीक, बढ़ू आगे, ठीक है। यस सर। ठीक, चलो। तो अगर आप पीछे का कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो जितना भी चीज आप पीछे पढ़े हैं वो आपको समझ में आया है, ठीक है। और आप जो डीपीपी आपको शेयर किया गया है उसमें से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलो, जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और जो सॉल्व हो रहे हैं उनको आप सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ आज श्रोडिंगर इक्वेशन और उसका एप्लीकेशन, ठीक है। आप जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक पोस्टुलेट्स होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो होता है एच साई इज इक्वल टू ई साई। हम कल पढ़ रहे थे इसको, ठीक है। हमने देखा भी कि एच साई इज इक्वल टू ई साई ही होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव करता हूँ, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूं 3D के लिए, 3D सिस्टम के लिए, तो ये जो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ठीक है, उसको मैं तीनों कोऑर्डिनेट में, अगर मैं तीनों से डायरेक्शन में अगर मैं लूं इसको, ठीक है, तो ये एच एक्स प्लस एच वाई प्लस एच जेड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मैं जानता हूं कि एच एक्स बराबर क्या होता है, तो एच एक्स बराबर होता है, ठीक है, टी एक्स प्लस वी एक्स, यही होता है, बिल्कुल। अब देखिए, मेरे को पता है कि ये tx बराबर जो होता है वो यही तो होता है। अगर x के टर्म में लिखो तो ये, y के में तो ये, और z के टर्म में तो ये, ठीक है। तो मैंने तीनों डायरेक्शन में जो एच एक्स एच वाई और एच जेड जो है उसको मैंने मेंशन किया है। इधर मैंने क्या लिख दिया है, इधर मैंने काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म को लिख दिया है, दैट इज ये सब जो है वो है टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड है, तीनों डायरेक्शन में आपके क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट में आपके काइनेटिक एनर्जी है। और ये जो है ये आपके पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 3D सिस्टम में, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, अब सपोज मान लो कि मैं पोटेंशियल एनर्जी को जो आपका पूरा वी एक्स वी वाई और वी जेड है, तो उसको मैं कैपिटल वी से मेंशन करना चाहता हूँ। मेरा पोटेंशियल एनर्जी अभी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये है, ठीक है। एच बराबर, अगर तीनों डायरेक्शन की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी टर्म ये आ जाएगा, ओके, ये लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेंगे, जो जो चीज सेम है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सभी में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m जो है, इतना जो है कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। तो ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर है, ठीक है, प्लस वी, ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, ठीक है। आपको पता होगा इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर, जिसको हम डेल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो मैं इसके जगह पर मैं डेल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसके जगह पर डेल स्क्वायर लिख सकता हूँ तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दैट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर क्या हो गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। ओके, जहां पर डेल स्क्वायर बराबर ये है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जानता हूं कि मैंने एच बराबर ये निकाला। अब मैं इक्वेशन 1 को अगर देखूं तो एच साइन इज इक्वल टू ई साई था, तो अगर एच साइन इज इक्वल टू ई साई था, ठीक है, तो वहां पर आप पुट करेंगे तो देखिए ये था एच, ये साइन और ई साइन, ठीक। इस साइन को आप अंदर लाएंगे तो ये आपका माइनस एच प्लस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस है तो प्लस, और ये वी साइन हो जाएगा इज इक्वल टू ई साइन हो जाएगा। इसको आप इधर पलटी मारेंगे, राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस वाला जो है माइनस हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे को तो यार डेल स्क्वायर साइन चाहिए, तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये जो मल्टीप्लीकेशन में जो ऊपर है, ठीक है, वो इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा, और ये जो बटे में है वो उधर ऊपर चले जाएगा। तो मैं इसको अल्टीमेटली आपको बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो कॉमन ऑमन वाला है, मैं सीधा इस स्टेप की बात करूँ। अगर मेरे को डेल स्क्वायर साइन चाहिए तो मैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर को अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये इधर ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला जो न्यूमरेटर में हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब अगर मैं पूरा का पूरा इस टर्म को इधर लाना चाहूँ तो ये जो माइनस में है, अगर वो टर्म इधर आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। और इस रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं उस फॉर्म में अगर मेंशन करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, दैट मीन्स इधर से जो माइनस था आपका, इधर से जो माइनस था आपका वो इधर आएगा तो वो प्लस में हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखेगा, दैट इज डेल स्क्वायर साइन प्लस
2m/h² p माइनस v sin इज इक्वल टू 0। तो दिक्कत, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हैं। किसको दिक्कत है भाई इसमें? एकदम बेसिक चला है, अल्टी पल्टी ही चला है। अल्टीमेटली वो जो हैमिल्टोनियन का वैल्यू जो है आपको उसको बस पता होना चाहिए था कि क्या रखना है उस जगह पर। बाकी तो मैं मैथ्स खेल रहा हूँ, ये कभी इधर कभी उधर, ठीक है, बस यही सब हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर समझने लायक चीज है नहीं, ठीक है। ओके, यही जो है आपका इक्वेशन जो है एक श्रोडिंगर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के टर्म में आपको समझाऊं, ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है, द श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सप्रेस्ड इज दिस, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाता है किसी श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए, तो वो पूछ रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो ए है इसका वैल्यू क्या होगा वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। मैं देख रहा हूं तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यार डेल स्क्वायर के जगह में डेल स्क्वायर है, ठीक है। साइन के जगह में साइन है, वेरी गुड। प्लस के जगह में प्लस है, एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर साइन की, तो साइन के जगह में साइन है, ये लो ये भी दिख गया। जीरो के जगह में एक्चुअल में बराबर में जीरो है, बाकी सब तो ओके है। तो यार साइन से पहले ये जो टर्म आपको दिख रहा है वही तो आपका एक्चुअल में ए का वैल्यू होगा। कोई दिक्कत? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ए का वैल्यू जो है वो 2m/h² e माइनस वी है। साइन के साथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ये साइन है तो यहाँ भी तो साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल। तो ए बराबर जितना भी यहाँ पर है, जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर बच गया है वो आपका ए का वैल्यू होगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपको ऑप्शन दिखाएंगे और पूछेगा कि कौन सा वैल्यू जो है वो करेक्ट है, ठीक। चलो, अब ये तो एक सिंपल सा एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वो इक्वेशन हो गया या डेरिवेशन हो गया। उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। कि श्रोडिंगर इक्वेशन के हेल्प से हम किसी माइक्रो मूविंग पार्टिकल की बहुत सारी चीजों का हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो। तो सबसे पहला जो आपको मैं यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मैं एप्लीकेशन पढ़ना चाहता हूँ, वो है पार्टिकल इन 1D बॉक्स। 1D बॉक्स में मैं इसका जो है स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, हाँ, अगर मैं बात करूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए 1D बॉक्स में मेरे को तो किसी का ट्रांसलेशनल मोशन, कोई जो आपको पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उसके ट्रांसलेशन मोशन की स्टडी करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक मॉडल एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम 1 डायमेंशनल बॉक्स बोलते हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ कि यार एक पार्टिकल है जिसको एक मैं 1D बॉक्स में ना मैं क्या कर दिया हूँ, उसको भर दिया हूँ और वहां पर वो जो आपका पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है। और हम सबको पता है कि एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करने की दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो वो तो माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है, और सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स होंगी तो भी वो काम नहीं चलता भैया। आपका जो है वो मूविंग कंडीशन में होना चाहिए, तब वो क्वांटम वहां पर काम करता है। तो क्वांटम्स को अप्लाई करने के लिए दो बेसिक चीजें होती हैं, एक तो पार्टिकल छोटा होना चाहिए, माइक्रो पार्टिकल होना चाहिए, और वो गतिशील अवस्था में होनी चाहिए, तब जो है ये क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होता है, ठीक है। चलो, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको ये जो मैं मॉडल एज्यूम किया हूँ, ठीक है, उसकी कुछ व्यवस्थाएं आपको मैं बता रहा हूँ। मैं पहला चीज जो ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो बॉक्स है उसका जो लेंथ है वो एल है। एल क्यों है? क्योंकि मैं जीरो से चालू किया था और एल तक गया हूँ, तो इसका लेंथ कितना होगा? तो इसका लेंथ जो है अभी तो फिलहाल एल है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा हूँ? जब ये जो एक्स का वैल्यू, ठीक है, जीरो से बड़ा था, ठीक है, मतलब यहाँ पर जीरो था तो इधर, और जब एल से छोटा था मतलब यहाँ तक न जा करके इधर, तो उस कंडीशन में मेरा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैंने जीरो माना, ठीक है। मतलब ये पूरे यहाँ पर वो ये बोल सकता हूँ कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो है तो वो पार्टिकल जो है सभी टाइम पर वो मूविंग कंडीशन में थी,
मतलब वो गतिशील अवस्था में थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, पूरा होल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी से वो एसोसिएटेड था। ठीक है। हाँ, यहाँ पर बात करें तो इनके अलावा बाकी जहां पे भी मैं अगर मैं बात करूं, वहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट मान रहा हूँ, मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी को जीरो मान रहा हूँ। ठीक है। और मैं इस इनफाइनाइट मानने के महत्व को मैं बताऊंगा और जीरो मानने के महत्व को मैं बताऊंगा। ठीक है। आप एक चीज स्लोगन सुनते हैं कि कण कण में साई। ठीक है। जहां कण है वहां साई होगा, दैट मीन्स जहां पर साई है वहां पर कण होगा। ठीक है। देखो, ओके, चलिए, पहला जो चीज है वो ये है कि हमने अभी डिराइव किया कि हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इनसाइड द बॉक्स मैं चेक करता हूँ इस श्रोडिंगर वेव को, जो इक्वेशन है उसको अप्लाई करता हूँ बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या क्या चीजें रखूंगा, तो मैं ये रखूंगा कि ये जो जीरो से एल, दैट मीन जीरो से बड़ा और एल से छोटा जब एक्स का वैल्यू था, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो आप पोटेंशियल एनर्जी जहां पर है वहां पर आप वैल्यू को जीरो रखो। ठीक है, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर जीरो रखूंगा तो मैं ई से जीरो को घटाऊंगा तो यही तो आएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई साइन। ठीक है, बाकी सबको मल्टीप्लीकेशन में ई तो बचेगा, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। गॉट इट। अभी मैं कोई परिवर्तन नहीं किया हूं यहाँ पर। ठीक है। ओके। अब मैं आगे बढ़ूं तो यार मैं इन चीजों को ना मैं बार बार नहीं लिखना चाहता, इसलिए सपोज मान लो कि जो 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है, ठीक है, ये जो 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है, इसको ना मैं के स्क्वायर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। इसको मैं के स्क्वायर बोल रहा हूँ, इसका है यूज करूंगा मैं बाद में। ठीक है, के स्क्वायर में किसको माना हूँ, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को। ठीक है। अगर ऐसा है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं वहां पर आपका के मान लू, ठीक है, तो के स्क्वायर मान लू, तो उसके जगह पर मैंने क्या मान लिया, के स्क्वायर मान लिया। ठीक है। ये जो आपका अगर मैं इसका इक्वेशन 2 देता हूँ, तो ये जो इक्वेशन 2 है ना मेरा, ये फेमस सेकेंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है। ओके। इसका सॉल्यूशन क्या आता है, तो ध्यान रखना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आता है, और यही इंपॉर्टेंट है। आपको इसी को याद रखना है कि जब सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो अभी आप ऊपर देख रहे थे, उसको आप सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट ये आता है, दैट इज साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। एकदम इसको रट लेना, साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। या फिर जब इसको साइन के टर्म में ना दिखा करके एक्सपोनेंशियल के टर्म में दिखाया जाता है, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज साइन इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल के पावर में आयोटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है। ओके। अब अगर हम बात करें तो यार ये जो ए और बी क्या है यहाँ पर, ये जो ए और बी जो होते हैं वो कांस्टेंट्स वैल्यू होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम है, जब इसको सॉल्व किया जाता है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, वेव फंक्शन को जब सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो इतने सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं इसके कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि किसको सेलेक्ट करें, किसको सेलेक्ट करें और किसको जो है रिमूव करें। मतलब वही बात हो गई कि इतने सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो कौन सा को हम एक्सेप्ट करें और किसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फिर कुछ क्राइटेरियास लगाई जाती हैं। क्राइटेरियास क्या है, ठीक है, ये जो आपका जो इक्वेशन थर्ड है, ठीक है, उसके कई सारे जो है सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, ए और बी के लिए कई आपके वैल्यू निकलते हैं। ठीक है, लेकिन सभी जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाते। ठीक है, कुछ ही जो है आपके जो है फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन एक्सेप्ट कौन होते हैं, ठीक है, पहला चीज, ठीक है, पहला चीज ये होता है उस फंक्शन के लिए कि वही फंक्शन आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब ये क्या कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है यार, जब अगर सपोज मान लो ये अगर क्या है, ये है आपका एक वन डी बॉक्स। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि एक पार्टिकल है जो इसके अंदर जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आप सबको पता है कि अगर कोई भी गतिशील पार्टिकल जो है किसी रूम में बंद है, तो अगर वो इससे टकराएगा दीवार से,
तो वो जो है तुरंत आपका फिर से अपना पोजीशन चेंज करेगा। मतलब वो दीवार पर तो जो वो अपने स्थिति को वो नहीं रखता है, वहां पर तो वो नहीं पाया जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई माइक्रोवेव पार्टिकल जब बॉक्स के अंदर होगी, तो ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री, ठीक है, जो कि क्या था, एक जगह मैंने जीरो नाम दिया था उसको, और एक जगह एक्स का वैल्यू जो है मैंने एल नाम दिया था, बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। पहला कंडीशन कि वहां पर वो पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। और जो पार्टिकल नहीं पाया जाएगा इसका मतलब क्या है? तो पार्टिकल नहीं पाए जाने का मतलब होता है कि जिस वेव फंक्शन को आप लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर उसका वैल्यू जो है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कण कण में सही, जहां पर पार्टिकल होगा वहां पर साइन का वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगा, और जहां पर पार्टिकल नहीं होगा या कण नहीं होगा वहां पर साइन का वैल्यू जीरो आएगा। और हम बाउंड्री कंडीशन में मान के चलते हैं कि वहां पर पार्टिकल की जो पोजीशन है या जो स्थिति है वो जीरो होती है, वहां पर वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझ आया क्या? यस सर। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको पहले क्या लगाना है इस इक्वेशन में? पहला तो यार एक चीज कि जब भी मैं x का वैल्यू जीरो रखूं या जब भी मैं x का वैल्यू l रखूं, तो मेरा वैल्यू जो है, तो वो जो वेव फंक्शन का जो वैल्यू है, वहां पर अगर मैं इस कंडीशन को अप्लाई करूं तो मेरा साइन का वैल्यू जीरो आना चाहिए। ठीक, ओके, अप्लाई करते हैं। तो ये जो वेव फंक्शन है उसके लिए बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। मैं पहला चीज क्या मानूंगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं पहला बाउंड्री कंडीशन लगाऊं तो x बराबर मैं जब जीरो रखूंगा तो साई बराबर जीरो आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं लगा करके। तो ये जो है यहाँ पर जब जहां जहां पर आपका x था, ये a साइन के x था प्लस b कॉस के x था। ठीक है, तो ये जो x है यहाँ पर आप जब जैसे जीरो रखेंगे तो वैसे ही आपका साइन का वैल्यू भी वहां पर जीरो आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आप सबको पता है कि यार साइन अगर जीरो रखूंगा मैं, साइन जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो। जीरो, बहुत बढ़िया। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? वन। वन होता है, बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली ये है कि यार ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, तो बच के क्या आएगा? तो सिर्फ ये आपका कॉस जो जीरो है, जब कॉस जीरो मैं वन रखूंगा तो वन से मैं बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ बी बच के आएगा। यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है? ओके, तो अगर ऐसा जब मैं अप्लाई कर दूंगा तो आपको ये पता चला कि पहला बाउंड्री कंडीशन लगाने से मेरे को ये पता चल रहा है कि अगर ये b इंटू वन है और साइन जीरो का जीरो आ जाएगा तो साइन का वैल्यू तो जीरो होना था। बाउंड्री कंडीशन ही बोलता है कि ऐसा कंडीशन लगाऊंगा तो साइन पक्का जीरो आना चाहिए, तभी वो जो है एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उस वैसे अप्लाई करने पर मेरे को b का वैल्यू क्या मिला? b का वैल्यू जो है मेरे को जीरो मिला। और जब b का वैल्यू मैं जीरो रखूंगा तो यहाँ पर भैया ये क्या हो जाएगा? ऐसे था क्या, साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। यहाँ पर आपको बी का वैल्यू जब जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और बचेगा क्या, साइन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। ये लो, यही तो बचा। देखो ये जो बीटा टर्म था, ये जो कॉस टर्म था ना, ये जो बी कॉस ए के एक्स था, उसको तो पहले ही बाउंड्री कंडीशन बाहर कर दिया। ठीक है, तो दूसरे में उसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही वो क्या हो गया, बाहर हो गया, पहले ही बाउंड्री कंडीशन। लेकिन मीटर ये करता है, क्या बोला, क्या बोले? साई इक्वल टू यहाँ पर जीरो पहले से रखना है। हाँ, अरे ये देखो, हाँ हाँ बोल रहा, बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हो, साइन इज इक्वल टू जीरो रखना है? हाँ भी रखना है, क्या बोल रहा हूँ? यदि बिल्कुल हम एक से इक्वल टू बिल्कुल, जीरो मानते हैं तो यहाँ रखना पड़ेगा क्या, ऐसा बोल रहा हूँ सर। रखना क्योंकि ही आप पड़ेगा। एक से इक्वल टू सुन लो जीरो सुन लो, है तो इक्वल टू जीरो आएगा, ऐसा बोले आप। ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ठीक, मैं आपको ये बोल रहा था, ठीक है, कि मैं सबसे पहले तो ये समझो कि जहां पर भी पार्टिकल होगा, जहां पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है, वहां पर साइन का वैल्यू जीरो नहीं आ सकता। पहला चीज ये, कण कण में साइन मतलब जहां पर भी कोई कण होगा वहां पर साइन का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, साइन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जहां पर पार्टिकल अब्सेंट है, जहां पर पार्टिकल अब्सेंट है वहां पर साइन का वैल्यू जीरो ही आना चाहिए। वो साइन का वैल्यू जीरो आ रहा है ये बता रहा है कि वहां पर कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट
नहीं करता। तो बाउंड्री ये बोलता है कि भाई अगर कोई गतिशील अगर पार्टिकल यहाँ पर किसी कमरे में बंद है तो भाई अगर वो गतिशील है तो बाउंड्री पर तो रुकेगा ही नहीं, बाउंड्री से जैसे ही टकराएगा वो फिर रिटर्न आएगा, इधर टकराएगा वो फिर रिटर्न जाएगा। तो बाउंड्री पर तो एक क्षण के लिए नहीं होना चाहिए, तभी तो वो गतिशील होगा। क्यों? समझना क्यों? क्योंकि मैंने ये कंडीशन लगाया है बाउंड्री पर, इस अंदर को छोड़ करके हर जगह पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इनफाइनाइट माना है मैंने। अगर बाउंड्री पर अगर ये पार्टिकल अगर रहता तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वो गतिशील नहीं होगा, और गतिशील नहीं होगा तो उसमें क्वांटम को आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने बाउंड्री पर साइन को जीरो नहीं माना, मतलब आपने क्वांटम का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया, क्वांटम आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक सर। ठीक है, तो उसको आपको मानना ही है। ओके चलो, ओके तो पहले बाउंड्री कंडीशन तक जाते जाते मैंने ये पाया कि पहला बाउंड्री कंडीशन जो है वो कॉस वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ इतना बचा। बढ़िया है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एक्सेप्टेबल बिकॉज सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब दूसरा कंडीशन रखते हैं। क्या है दूसरा कंडीशन? ठीक है, चलो अप्लाई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या था? आपको जब x बराबर l का वैल्यू, x बराबर जब l रखेंगे तो भी साइन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? ठीक है, आप रखिए। ये जो है अभी तक आपने क्या निकाला था, ये तो खत्म हो गया था वहीं पर पहला बाउंड्री कंडीशन लगाया। तो ये साइन के x बस था, x बराबर मैं क्या रखूंगा? मैं l रखूंगा। तो यार साइन के बाद जो भी चीजें हैं ना, साइन के बाद जो भी चीजें हैं वो थीटा होती है, साइन के बाद जो भी चीजें हैं वो थीटा होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप x बराबर l रखेंगे तो भी साइन का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि l भी तो बाउंड्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पर भी साइन का वैल्यू 0 आना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन जो है किस तरह से दिखेगा वो आप देखना, ठीक है। चलो हाँ, ओके, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है पता है? इसको 0 लाना है तो भैया साइन को क्या करना है पता है? इसको 0 लाना है कि नहीं? कब कब आ सकता है ये 0? ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जो KL का वैल्यू है ना, KL का वैल्यू जो थीटा है वो n पाई होगा। जब KL का वैल्यू n पाई के बराबर होगा तभी ये पॉसिबल है कि ये 0 आ जाए, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो मेरे को पता है कि अगर मैं n का वैल्यू 0 रखूंगा तो ये तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू मेरे को पता है कि 0 होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सपोज मान लो मैं अगर n का वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ 1, तो यार थीटा बराबर होता है 180 डिग्री, और मेरे को पता है कि साइन 180 डिग्री बराबर भी कितना होता है? बताओ बताओ। 0। साइन 180 डिग्री बराबर भी 0 होता है। बहुत बढ़िया। अल्टीमेटली यार जब मैं 1 0 रखा तो भी साइन 0 आ रहा है, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। जब मैं n का वैल्यू 1 रखूंगा तो पाई 180 होता है, इसलिए साइन 180 बराबर 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं n का वैल्यू 2 भी रख दूं ना तो पाई बराबर 180 होता है, 180 दूनी 360 हो जाएगा। साइन 360 बराबर भी क्या होता है? 0। तो अल्टीमेटली अगर KL का वैल्यू n पाई के बराबर हो जाए ना, तो आप n का वैल्यू कुछ भी रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, आपका ये जो आपका साइन का वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने यहां से ये निकाला कि ये KL का जो वैल्यू है वो KL का वैल्यू जो है कैसा होना चाहिए? वो n पाई के बराबर होना चाहिए। अब यहां से मैं k निकालना चाहूं तो l मेरा नीचे आ जाएगा, दैट इज n पाई अपॉन l हो जाएगा। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो सभी का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। ठीक है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि याद करो मैंने कहीं पर किसी को k स्क्वायर माना था। यस सर। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं उसको k स्क्वायर माना हूं तो यहाँ से मेरा k स्क्वायर का वैल्यू ये निकल रहा है, और कुछ टाइम पहले मैंने k स्क्वायर बराबर कुछ और माना था और उसको कुछ इक्वेशन नाम दिया था। क्या वो यही है?
स्क्रॉल होता है यार, हाँ चला गया। देखो क्या वो यही है कि देखो यहाँ पर 2m/h था, इसी को मैं क्या बोला था, k स्क्वायर बोला था, और यहाँ से k स्क्वायर के आगे n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ये l है ना, p नहीं, आप थोड़ा देख लेंगे, ये जो है l को p टाइप का लिख देता है, ठीक है। अब तो ये l स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से जो कट रहा है यार उसको काटो, जो बच रहा है उसको बचाओ, ठीक है। मेरे को यहाँ पर तो एक्चुअल में एनर्जी का काउंट करना है, तो एनर्जी को रखो, बाकी को सब इधर फेंक दो, तो ये h स्क्वायर इधर ऊपर चले जाएगा, 2m जो है नीचे हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा इक्वेशन जो है उसका शक्ल कुछ इस तरह से दिखेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको पता है कि अगर एच क्रॉस को अगर आपके पेपर में नहीं दिखता है, तो आपको पता है कि एच क्रॉस बराबर होता है h/2 पाई, और अगर ये h/2 पाई होता है तो आप इसको पुट करके जो भी कटेगा उसको काटना है और जो बचेगा उसको बचाना है। जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, तो कुछ ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? दैट इज en, यहाँ पर h/2 पाई रख दीजिए, क्रॉस की जगह स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करो, ठीक है। अल्टीमेटली जब ऐसा होगा तो आपको पता है पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 दूनी ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, n तो बचा ही है, l स्क्वायर बचा ही है, आप ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर तो है ही, h स्क्वायर है ही, तो अल्टीमेटली इसका जो एनर्जी का वैल्यू 1D बॉक्स में अगर कोई पार्टिकल भरा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर होगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मैं h साइन इक्वल टू e साइन पढ़ा रहा था, एग्जैक्टली यही वैल्यू मैं वहां पर आइगन वैल्यू की तरह लाया था कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब देखो, अगर ये इक्वेशन अगर आपको याद हो गया तो बहुत सारे चीजें अब आगे जो पढ़ोगे आप वो अपने आप जो है पता चलती चली जाएंगी, ठीक है। ये सबको याद होना भी चाहिए, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने, डीजरेसी बताओ, उसका एनर्जी बताओ, उसका काइनेटिक एनर्जी बताओ, और दुनिया भर का जो भी चीज क्या क्या नहीं पूछ देता है, यहाँ से नोड बताओ, वो बताओ, ये बताओ, ठीक है। एन का वैल्यू बताओ, किस लेवल पे आप बात कर रहे हैं उसको बताओ, बहुत सारे चीज पूछ देता है, ठीक है। तो एकदम आप इसको याद रखेंगे। मजे की बात यह है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो ये है कि जैसे आप बात करते हैं ना एन का वैल्यू का, एन का वैल्यू क्या एक्सेप्ट होगा, देखना एन का वैल्यू क्या एक्सेप्ट होगा। तो कई बार आप पढ़ते हैं कि यार एन का वैल्यू 0 1 2 3 कोई भी इंटीजर होगा, ऐसे करके पढ़ते हैं। तो कई बार हम पढ़ते हैं कि एन का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक है, 1 2 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एन का वैल्यू क्या होगा, तो अभी जस्ट मैं ऊपर पढ़ाया तो एन पाई हो सकता है, क्योंकि मेरे को वहां पर साइन 0 लाना था, तो एन अगर मैं 0 लाऊंगा तो भी पॉसिबल था वहां पर। लेकिन अगर मैं इस एनर्जी की बात करूं, अगर मैं इस एनर्जी की बात करूं, तो यहाँ पर एक चीज आप तो जान रहे होंगे, अगर इस एनर्जी में n इक्वल टू 0 रख दिया तो पूरा जो मेरा ये जो एनर्जी का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं? यस सर। और अगर ये 0 आ गया तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो अपने ग्राउंड स्टेट में कोई भी एनर्जी नहीं रखेगा, और कोई भी एनर्जी नहीं रख रहा है मतलब वो मूव नहीं कर पा रहा है, और मूव नहीं कर पा रहा है, तो भैया कैसे बोल सकते हो कि वो जो है एक गतिशील माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और उसके ऊपर क्वांटम को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर जब 1D बॉक्स में आपका जो कुछ पार्टिकल भरा रहता है तो उसके लिए जो एनर्जी एक्सप्रेशन होता है, वहां पर ये जो n होता है ना, उसके लिए n का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं होता। गॉट इट? सर मतलब बोल पार्टिकल बोल हमेशा रहेगा, क्या? जो पार्टिकल है वो मूव करते ही रहेगा। एक्चुअल में ना मैं कितने बार बोल चुका कि क्वांटम मैकेनिक्स उन्हीं पे अप्लाई होता है जो पहला चीज की गतिशील हो, ठीक है, और दूसरा चीज वो माइक्रो पार्टिकल हो, ठीक है। दोनों में से एक भी नहीं हुआ ना तो क्वांटम अप्लाई नहीं होगा उस पर, ठीक है। यस। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल बड़ा है लेकिन गतिशील है, जैसे ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन चल रहा है तो भैया वो गतिशील तो है लेकिन वो छोटा नहीं है, तो उस पर आप क्वांटम कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई होता है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स से आप वो न्यूटन के गति का नियम, फलाना नियम, ये नियम करके उसका गति चाल दुनिया भर का क्या निकालोगे, ठीक है। लेकिन वहां पर अगर
क्वांटम से तुम उसका एनर्जी निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई माइक्रो पार्टिकल है, ठीक है, मतलब छोटा तो है लेकिन अगर वो गति नहीं कर रहा है तो भी क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक। यस सर। चलो, ओके। तो देखो, अभी मैं इस n के जीरो ना होने का एक और कारण बताता हूँ, और वो कारण क्या है। देखिए, आपको पता है कि मैं 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन बता चुका हूँ कि जो 1D बॉक्स होता है उसके लिए अगर वेव फंक्शन अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मानना, समझना। अभी मैं क्या लिखा था, साइन, ऐसे लिखा था, साइन a साइन के एक्स लिखा था। अभी तो बताया कि k का वैल्यू क्या होता है, मैं निकाला था n पाई अपॉन एल, तो k के जगह में आप क्या रख दीजिए, n पाई अपॉन एल। अब आपको पता है कि साइन इज इक्वल टू a साइन n पाई अपॉन एल x हो जाएगा। और मैं कितने बार आपको बता चुका हूँ कि अगर 1D बॉक्स अगर आपको अप्लाई करना है वेव फंक्शन, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होता है इसका शक्ल कुछ कैसे दिखता है, कल मैं आपको वो करवाया था, डिराइव करवाया था, √2/L, और अल्टीमेटली इसका अल्टीमेट जो वो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, दैट इज साइन इज इक्वल √2/L साइन n पाई x अपॉन l। याद आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है। और अगर ये याद आ रहा है तो ये जो a कांस्टेंट है ना उसका वैल्यू इसके लिए √2/L होता है, एकदम रख लेना, √2/L। अभी आगे मैं इसका भी महत्व बताऊंगा। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको बस आप समझते चलो, आपको बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से समझने को मिलेंगी। अब देखिए, एक बार आप वैल्यू रख के देखिए, n का वैल्यू सपोज मैं धोखे से 0 रख दिया, n का वैल्यू अगर मैं धोखे से 0 रख दिया तो एनर्जी तो बात का बात है, अगर इस वेव फंक्शन में अगर मैं इसको अप्लाई कर दिया तो ये साइन n का वैल्यू 0 रखूंगा तो ये साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 होते हुए पूरा जो है क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जीरो। तो जैसे ही आप n का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो ये वेव फंक्शन बोलेगा कि साइन इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और साइन इज इक्वल टू 0 आपने जैसे ही रखा तो आप ये बोल रहे हैं कि ये जो 1D बॉक्स है उसमें जो है साइन का वैल्यू इसके अंदर 0 आ गया, और साइन का वैल्यू 0 आने का मतलब है कि यहाँ पर पार्टिकल जो है वो क्या है आपका, अपसेंट हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता, करेक्ट? यस सर। ठीक है। हाँ, तो इसके लिए जो एक्सेप्टेबल होता है उसमें n का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं होता। और मैं ये भी बताऊंगा कि कई ऐसे क्वांटम नंबर्स आएंगे जहां पर उसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन बाकी जगह के लिए वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो रटना नहीं है कि हमेशा 0 से स्टार्ट होगा या 0 से नहीं होगा, कहीं पर 0 से होगा और कहीं पर 0 से नहीं होगा, ठीक हो। चलो, ठीक। यही जो है आपका क्वांटम मैकेनिकली ये जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल होता है इसके लिए 1D बॉक्स के लिए। आप 2D में अगर इसको समझ गए तो बहुत आसान है, बस x के साथ y जोड़ो, y के साथ z जोड़ो तो 2D 3D में चले जाता है, ठीक है। ओके, ठीक, चलिए। उसके बाद पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, 0 पॉइंट एनर्जी। कई लोग क्या सोचते हैं कि 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब होता है वह अवस्था जिस पर उसकी एनर्जी जो है वो 0 हो जाती है, तो उसको 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। नहीं, इसको 0 पॉइंट एनर्जी नहीं बोलते। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर उसका जो एनर्जी है जब 0 आएगा तभी हम उसको 0 पॉइंट एनर्जी बोलेंगे। तो कब उसको बोला जाता है 0 पॉइंट एनर्जी? कोई भी आपका सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, अगर उसके ग्राउंड स्टेट का आप एनर्जी निकालेंगे ना, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, चाहे उसका ग्राउंड स्टेट कुछ भी रहे, उस ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वही कहलाएगी 0 पॉइंट एनर्जी। मेरे को सिर्फ ये पता लगाना है कि यार 1D बॉक्स जब रखा जाता है तो n का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, 0 से कि 1 से? तो मेरे को पता है जब n का वैल्यू 0 होता है तब वो जो है ग्राउंड स्टेट में होता है, क्योंकि उसका n का वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो जो n का वैल्यू 1 होगा तब वो ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और वैसा है तो जब मैं फार्मूला लिखूंगा En इज इक्वल टू n स्क्वायर h अपॉन 8ml स्क्वायर, तो n का वैल्यू आप 1 रखो तो बच के क्या आएगा, बच के आएगा h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी एनर्जी है, जब n का वैल्यू मैंने e रखा, दैट इज E1 का एनर्जी h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर आएगा। और यही इसकी ग्राउंड लेवल की एनर्जी होती है, और यही जो है इसकी 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। कोई दिक्कत?
ठीक है, ओके। अब किसी को लगता है कि सर हमने निकाला एनर्जी लेकिन हमको ऑप्शन में मैच नहीं किया, तो भाई मैं हमेशा से आपको बोल रहा हूँ, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। सपोज आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें वो एच के टर्म में नहीं दिया है, तो एच के टर्म में नहीं दिया है तो वो एच क्रॉस के टर्म में भी दे सकता है। आप एच बराबर, आपको पता है एच क्रॉस बराबर एच अपॉन 2 पाई होता है, तो एच बराबर एच क्रॉस 2 पाई रखेंगे। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ये मैथ्स है। अब इतना भी आप नहीं करोगे तो आई थिंक अब मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है। आप इस पे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। अब मजेदार चीज ये है, एक टर्म होता है ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी क्या होता है, अब मैंने 1D बॉक्स में अलग अलग लेवल्स बना दिए, ये वाला ग्राउंड लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लेवल्स बना दिए, ठीक है। अब देखिए मेरे को वो एनर्जी चाहिए कि यार अगर मेरे को इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिट करना है तो कितना एनर्जी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो इस लेवल से मैं उस लेवल में जा सकता हूँ या ऊपर से नीचे आ सकता हूँ, ठीक है। आप सबको पता है कि सपोज मान लो कि ये मेरा इनिशियल स्टेट का एन का वैल्यू है, ये मेरा फाइनल स्टेट का एन का वैल्यू है, मेरे को जहां जाना है वहां के लिए। तो आप सबको पता है गैप निकालना है, तो इसकी एनर्जी कितनी है माइनस इसकी एनर्जी कितनी, दैट मीन्स फाइनल लेवल की एनर्जी माइनस इनिशियल लेवल की एनर्जी, दैट इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। आपको पता है आपका वैल्यू क्या होता है इसका, क्या चेंज होगा इसमें, एन का वैल्यू तो चेंज होगा फाइनल और इनिशियल में, तो एन एफ स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर दैट इज एन इनिशियल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम स्क्वायर। जो भी कॉमन है उसको बाहर निकालो, एच स्क्वायर एट एम स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो बचा क्या, दैट इज एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर। तो आपका यहाँ से ट्रांजिशन एनर्जी का वैल्यू जो है निकल जाएगा। कोई दिक्कत कर लोगे, यही सब पूछता है पेपर में, ठीक है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एक फार्मूला रखो यार, सब साथ ही साथ आते हैं, ठीक है। जो कंफ्यूजिंग है उसमें से एक है, ठीक है, वो पूछ सकता है बॉक्स का लेंथ कितना है, आपने जो लिया है बॉक्स उसका लेंथ कितना है, उसको आप उसके टर्म में बताओ, वेवलेंथ के टर्म में बताओ। अगर वो वेव फंक्शन, अगर कोई वेव गुजार रहे हो तो उस जो वेव गुजार है उसका जो वेवलेंथ है उसके टर्म में बताओ कि कितना उस बॉक्स का लेंथ है, ठीक है। यूनिट क्या रहेगा आपका, वेवलेंथ, ठीक है। चलो, तो ये एक्चुअल में अगर वर्ड में बोलोगे तो ये जो आपका बॉक्स का लेंथ होता है, ठीक है, वो जो है ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ होता है। इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, वेवलेंथ का हाफ का इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुना, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब भैया ये एक कोई इंटीजर होगा इसका वैल्यू जो है, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कभी इसको स्मॉल एल से दिखाया जाता है, ठीक है, कभी जो है इसको कैपिटल एल से दिखाया जाता है। जब मैं लेंथ की बात करता हूँ, जब मैं लेंथ की बात करता हूँ बॉक्स के, तो मैं इसको ध्यान रखना थोड़ा ज्यादा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको एल मान के चलूँ ना तो थोड़ी सी गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए मैं मान के चलता हूँ जब लेंथ, बॉक्स की लेंथ की बात होगी तो मैं उसको एल बोलूंगा, ठीक है। हाँ, कई जगह एल बराबर एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर होगा वहां पर रख देंगे, ठीक है। तो बॉक्स का जो लेंथ है इन टर्म्स ऑफ लेमडा, दैट इज वेवलेंथ, वो क्या होता है एन लेमडा अपॉन 2, ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट वाइज आपको दे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर कोई इसका डेरिवेशन देखना चाहता है तो बहुत आसान है, मेरे को पता है कि एनर्जी का वैल्यू ये होता है, और ये भी पता है कि टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि 1D बॉक्स में मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया हूँ, तो जो भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ही होगी, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m होता है, ठीक है। यहाँ से आप पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ मोमेंटम का जो रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, क्योंकि मेरे को वेवलेंथ चाहिए, तो मोमेंटम का रिलेशन जो है वेवलेंथ के साथ जो है वो डी ब्राउनली बताता है, और डी ब्राउनली के अकॉर्डिंग जो लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है। और अगर मैं इसका स्क्वायर मानूं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो पूरा स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। इतना सब करने के बाद आपको ये पता चलता है कि यार ये पी स्क्वायर बराबर जो भी आया है तो उसको मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, और जब ऐसे ही आप पुट करेंगे तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एफ एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2m हो जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यार ये तो निपटेंगे, कौन निपटेगा, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर निपटेंगे, क्योंकि इधर आएगा तो नीचे आएगा और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मुझे पता चल रहा है कि ये एम से एम निपटेगा, बिल्कुल निपटेगा, ये 2 एकम 2 और ये 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो बचेगा 4, तो अल्टीमेटली ये क्या क्या हो गया, ये हो गया एन स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर,
इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मेरे को, चूंकि मेरे को तो यहाँ पर एल स्क्वायर चाहिए, तो एल स्क्वायर को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले आओ, तो लैम्डा स्क्वायर ऊपर चलेगा, दैट मींस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आपको पता है कि एल को स्क्वायर को हटाओगे, इधर ले जाओगे तो रूट हो जाएगा। जितने भी लोग स्क्वायर हैं आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4 है उसको मैं 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, जितना भी स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल कर देगा, आपका निकल के क्या आएगा, दैट इज एल इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। ठीक, ये रिलेट कर रहा है बॉक्स के लेंथ को। ये एक्चुअल में क्या है पता है, ये एल जो है लेंथ ऑफ बॉक्स है, लेंथ ऑफ बॉक्स। ठीक, समझ आया, रख लोगे यार। ठीक है, चलो अब बहुत सारा फार्मूला आपको दिखेगा। ठीक है, और वो जो है एक कंक्लूसिव नेचर पे रहेगा, जिसको मैं कंक्लूड करते हुए आपको यहाँ पर उन फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो क्या समझाते हैं ना सर, तो जो टर्म्स आता है ना फार्मूला वाला पूरा बोला कीजिए। अच्छा पूरा बोलो, ऐसे बोलो कि E फोर इज इक्वल टू 16h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, ऐसे बोलो। हाँ सर, हाँ सर, ठीक क्या है, सुनने ठीक है अभी वो याद रहता है। ज्यादा फास्ट, अच्छा हाँ, याद नहीं रहता है, याद ठीक है रहता अभी है, सुनते हैं चलो। तो ज्यादा याद रहता सर आज वॉइस ठीक है, ठीक है, बता रहा है क्या सर? वॉइस में हाँ थोड़ा लग रहा है कि कुछ अलग से आवाज आ रहा है सर, ऐसा लग रहा है सर, बीच बीच में मतलब थोड़ा क्या कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा है। अभी I क्लियर think आ रहा आप है लोगों सर, को इधर से सुनने से ना बीच में लग रहा है। आवाज ऐसी हो गया है सर आज का ऐसे। हाँ, ठीक, क्या पता नेटवर्क कुछ इशू है क्या, बढ़िया तो चल रहा है भाई। आपका आवाज भी मेरे को थोड़ा सा लैग कर रहा है हल्का सा, नहीं तो सर थोड़ा तभी स्लो तो हो रहा पढ़ाऊं है क्या? सर। जी सर। हाँ सर, हो रहा है हल्का हल्का। तो शायद नेटवर्क का होगा, आजकल रोज शाम को मौसम खराब हो रहा है बारिश जैसे ऐसे लग रहा है मानसून आ गई है ऐसे लग रहा है। चल ठीक है, अब देखो एक मजेदार चीज मैं बता रहा हूँ आपको, वो है नोड। ठीक है, हम कल भी कुछ कुछ बात कर रहे थे नोड के बारे में। ठीक है, मैं वहां पर भी बताया था, उस टाइम पर मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था, और जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था ना, तो कोई भी नीचे नहीं दिख रहा था, सब ऊपर दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, वो होता है साइन स्टार साइन डी टाउ। अगर साइन जो है उसमें आयोटा टर्म अगर एब्सेंट हो, तो साइन स्टार और साइन दोनों होंगे सेम होंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर डी टाउ। 12वीं में एक क्वेश्चन आता था कि भैया साइन और साइन स्क्वायर के महत्व को समझाइए, कि साइन इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या लिखते थे, कोई बताएगा क्या? साइन साइन स्क्वायर। कैसे साइन स्क्वायर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर साइन ही नहीं रहेगा तो फिर उसका क्या स्क्वायर करोगे? ठीक है, जस्टिफाई करो ना आप। छोटा थोड़ा स्टेटमेंट रहता था सर, साई स्क्वायर मानिए ऐसे करके। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं तो होता। ठीक है ठीक है, सही बोल रहे हो आप, साइन स्क्वायर का सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है। वो ठीक है, छोटे से लेकिन जन्म अगर में साइन, लिखा रहता था, हाँ ओरिजिनल जब हाँ इक्वेशन पढ़ते थे तब। हाँ ठीक है, तो साइन ही नहीं रहेगा तो उसका स्क्वायर क्या करोगे? ठीक है, ये भी सही है, लेकिन साइन का कोई सिर्फ महत्व नहीं होता, साइन स्क्वायर का ज्यादा महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम प्रॉब्लम ये है, जब क्वांटम मैकेनिक्स से हमको पोजीशन पूछता है ना, तो उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन बताना जो है इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि वो हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये सब है, वो सब भी क्वांटम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यार एक्चुअल में ना हम किसी माइक्रोवेव पार्टिकल की ना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, उसका हम ना एक रीजन बताते हैं, रीजन कि हाँ यहाँ से यहाँ पर इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है इतनी है। तो और वो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। तो साइन स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी को बताता है, ना कि साइन। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि साइन स्क्वायर का इंपॉर्टेंस जो है वो साइन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर मैं आपको बता रहा था साइन। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये निगेटिव में आ गया, सपोज मान लो ये 0 है, तो यार 0 ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और माइनस वाला जो है निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो निगेटिव में आ गया, नीचे आ गया मतलब निगेटिव में, तो अगर निगेटिव में ये आ गया, तो सीधी सी बात है, अगर मैं निगेटिव का भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा
तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए जब प्रोबेबिलिटी में चाहे उसका वैल्यू नेगेटिव आए कुछ भी आए, वो एक्चुअल में आपको ऊपर ही दिखता है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था तो हर बार ऐसे ऊपर ऊपर करता था, ऐसे नीचे जो है एक भी आपको ग्राफ में वहां पर ऐसा पैटर्न आपको नहीं दिखा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, इसके साथ बॉक्स के लेंथ के साथ। वहां पर बॉक्स के लेंथ में मैं प्रोबेबिलिटी का बता रहा था, आपको याद होगा मैं ऐसे लिखा था। ठीक है, मैं चाहता तो वहां पर साइन स्क्वायर भी लिख सकता था, लेकिन वहां पर मैं साइन स्क्वायर आपको पढ़ाया नहीं था। ठीक है, अल्टीमेटली फॉर्मूला में तो देख भी लिए थे कि वो साइन स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ नोड। नोड जो होता है ना, बाउंड्री को छोड़ करके, पहला चीज मैं क्या बोल रहा हूँ समझना। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बाउंड्री पर तो मैं जीरो आना चाहिए, मैं तो बोल दिया हूँ, पहले से बोल दिया हूँ। अगर वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं अगर वो बाउंड्री पर साइन का वैल्यू जीरो दे दिया, तो बाउंड्री पर तो जीरो आना ही चाहिए, वो तो बाउंड्री कंडीशन ही बोल देता है। उसके अलावा अगर बॉक्स पे कोई ऐसा रीजन बन जाए जहां पर साइन का वैल्यू जीरो आ जाए, तब उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ नोड, या नोड ही बोल दो, उसकी जगह को बोलोगे पोजीशन ऑफ नोड, और उसको बोलते हैं नोड। जानते हैं क्या ये सब चीजें? ठीक है, ओके। अगर आप जानते हैं ये सब चीजें, तो अब आपको ज्यादा ये चीजें जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं होंगी। ठीक है, यार कितने नोड होंगे? तो पहला फार्मूला, यहाँ पर अगर कोई नोड की संख्या पूछा आपको सिर्फ जानना है कि उसका n का वैल्यू क्या है, और उससे एक कम नोड होगा आपका नोड, जो इज इक्वल टू होगा किसके लिए, 1D बॉक्स के लिए n-1, जो भी n का वैल्यू होगा उससे एक कम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं तो ग्राउंड लेवल में ना n का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। देखो भैया, ठीक, चलो देखिए, ग्राउंड लेवल में n का वैल्यू जो है जीरो नहीं होता है, 1 होता है। अगर गलती से मैं जीरो बोल दूं तो समझ जाना। ठीक है, अगर n का वैल्यू जो है अगर ग्राउंड लेवल में 1 होता है, तो मैं आपको कल भी बता रहा था कि ग्राउंड लेवल में नोड जो होते हैं जीरो होते हैं। देख लो यहाँ पर कोई नोड नहीं होगा। तो ये जो वेव फंक्शन है ना, वेव फंक्शन का ग्राफ जो है, अगर आप इस बॉक्स के लेंथ के साथ जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ही प्लॉट जो है वहां पर दिखाई देगा। ठीक, देखिए बाउंड्री पर ही बस जीरो है, उसके अलावा और कहीं भी इस वेव फंक्शन का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं है। मतलब इसके अंदर ही जो है पार्टिकल जो है पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि इसके लिए वेव फंक्शन लिखो, तो कुछ नहीं करना है, n बराबर 1 रख दो, तो √2/l साइन n का वैल्यू 1 है इसलिए πx/l हो जाएगा। ठीक है, आपको एनर्जी पूछता है कोई, तो n का वैल्यू 1 रख दो, n का वैल्यू 1 रखोगे तो n स्क्वायर का वैल्यू भी 1 आएगा, दैट इज h²/8 ml² हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं आगे बढ़ूं तो यार अगर कोई वेव फंक्शन लिखने बोलता है मेरे को, तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मैं जहां पर n था वहां पर n बराबर मैं 2 रख दूंगा, क्योंकि मेरे को जस्ट नेक्स्ट लेवल जो होता है, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड लेवल जो होता है, वो जो होता है आपका n का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। ये जो है सेकंड लेवल के लिए जो है वो क्या हो रहा है, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको मैं बता रहा था ना, वो वेव फंक्शन पढ़ा रहा था, दो वेव फंक्शन है, सेम ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। देखो यहाँ पर दोनों ही फंक्शन को कौन ऑपरेट करेगा, दोनों ही फंक्शन को अगर एनर्जी निकालना है तो एच ही आपको वो करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, इसको ऑपरेट करेगा तो ये वैल्यू देगा, इसको ऑपरेट करेगा तो आइगन वैल्यू ये देगा। गॉट इट? ठीक है, अब देखिए नोड की बात करें तो यार जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ऊपर लेवल में, तो एक एक नोड बढ़ते जाता है। ग्राउंड लेवल में 0 होता है, फिर 1 2 3। यहाँ से मैं एक फार्मूला बना सकता हूँ, क्योंकि ग्राउंड लेवल का वैल्यू n का वैल्यू 1 था, और चूंकि इसमें तो कोई जीरो मतलब नोड होता नहीं है, तो मैं 1 - 1 करूंगा तभी तो 0 आएगा। अब मैं दूसरे पे जाऊंगा तो उसमें एक नोड होना पड़ेगा, और एक नोड होना पड़ेगा, तो n का वैल्यू 2 था, उस एक को घटाऊंगा तभी तो मैं एक नोड पे आऊंगा। दैट मींस यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ, एक फार्मूला बना सकता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n-1 होगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आप बाकी सब चीजें छोड़ दो, यही सब चीजें जो है पढ़ के जाओ। इस डायग्राम को याद रखो, ये डायग्राम जो है आपको बहुत सारी चीजों को एक छोटा सा पेज जो है आपको ना कंक्लूड करके दे देगा। आधे क्वेश्चन तो आप यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको ना
एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। सपोज मान के चलिए यार, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर कोई नोड नहीं बनाना है तो ऐसे ही बनेगा। अब मेरे को पहला नोड बनाना है, तो पहला नोड बनाऊंगा यार, तो मेरे को ये जो जीरो है ना, साइन का जो वैल्यू है वेव फंक्शन को जीरो लाना है, तो कहीं ना कहीं पर इसको टच करना है। यार जब इसको मैं टच करूंगा तो भैया यहाँ पर मेरे को आना पड़ेगा, आ गया, ठीक है। अब मेरे को एक्चुअल में फिर से मेरे को बाउंड्री पे जीरो जाना है, तो जीरो जाने के दो तरीके यार, ये तो ऐसे जा सकता था या तो ऐसे जा सकता था। तो भैया चूंकि इसका वैल्यू तो निगेटिव में आ जाएगा नोड के बाद, तो एक्चुअल में ये नीचे से बनेगा, नीचे से। तो आपको करना क्या है, सिमेट्रिक टाइप का बनाना है। सिमेट्रिक मतलब जितना यहाँ पर आप उभार दिए हो एग्जैक्टली वैसे ही इतना यहाँ पर आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। और आप सबको पता है, आप सब रंगोली में एक्सपर्ट होते हैं, अगर आपको सिमेट्रिकली इसको ड्रॉ करना है तो जो नोड का जो पोजीशन होगा वो यहीं पर सेंटर पर आएगा, आएगा, यस सर। ठीक है। अब देखिए इस लेवल के लिए, इस लेवल के लिए वही वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा जब अगर मैं x का वैल्यू 0 रख दूं तो साइन का वैल्यू 0 आना चाहिए, बाउंड्री कंडीशन। जब मैं x इज इक्वल टू l रख दूं तो मेरा साइन का वैल्यू 0 आना चाहिए, ये भी बाउंड्री कंडीशन। अगर मैं x का वैल्यू l/2 रखूं तो भी मेरा साइन का वैल्यू 0 आना चाहिए, तभी ये जो है वही वेव फंक्शन इसके लिए एक्सेप्ट होगा, किसके लिए, सेकंड लेवल के लिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक वेव फंक्शन जो एक्सेप्टेबल होता है वो सभी कंडीशन को फॉलो करता है, दैट मींस बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा, वो नोड वाले कंडीशन को भी फॉलो करेगा। आप एक बार ट्राई मार के देख सकते हैं, यार मेरे को x बराबर l/2 रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर आप l/2 रखिए, ये l से l खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या बचा, तो यहाँ पर बेचारा सिर्फ n sin पाई बचा, और sin पाई दैट मींस sin 180 करूंगा, और sin 180 करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ, 0 मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गॉट इट। अगर किसको और डाउट है तो एक बार इसमें लगा के तो देखो, l/2 और l/2 करोगे तो ये l से l तो निपटेगा, लेकिन ये 2 खत्म नहीं होगा, और 2 खत्म जब नहीं होगा ना तो ये π/2 हो जाएगा, और π/2 दैट मींस 180/2 दैट इज 90 डिग्री हो जाएगा। और सबको पता है कि sin 90 जो है वो 0 नहीं होता है, कोई दिक्कत, सर। ठीक, ओके। तो जब यहाँ पर एकदम सिंपल है, जहां पर ये टच कर रहा है वहां पर उस वेव फंक्शन में उसको रखोगे वैल्यू को, तो वहां पर साइन का वैल्यू 0 आना चाहिए, तभी वो जो है सही एग्जैक्ट आप नोड वाले पोजीशन पर रख रहे हैं, अदरवाइज नहीं रख रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब सेकंड में एक नोड था, तो ऑब्वियसली जब मैं और ऊपर जाऊंगा एक, तो 2 नोड हो जाएंगे। करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है, जब इसको आप जब ड्रॉ करेंगे तो 2 नोड बनाना है, तो सबसे पहले तो सिमेट्रिकली इसको क्या कर दो, 3 भागों में बांटना है, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। जब ऐसा करूंगा तभी तो सिमेट्रिक एक वेव फंक्शन बनेगा मेरा, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो मेरे को पता है कि ये 1/3 हिस्सा है, ये 2/3 हिस्सा है, और 3/3 हिस्सा है। मेरा नोड कहाँ पर बन रहा है, लोग इसको ना बड़े बड़े मैथ्स ये सब करके अप्लाई करेंगे, बड़े बड़े मैथ्स बता करके इस जगह को पहचानेंगे। मैं तो बोलता हूँ ये फोटो रखो और चले जाओ। आप सबको पता है कि ये बीच वाला पोजीशन l/2 होता है, ठीक है, यहाँ भी ये l/2 है, ये लीजिए, ये पता है मेरे को, ये l/3 पोजीशन होता है, ये कितना होता है, 2l/3 पोजीशन होता है। आपको 2 नोड तो पता चल गए, मैं तो बोलता हूँ उसका जगह भी पता चल गया। और क्या क्या पूछते हैं पता है लोग, मैक्सिमा बताओ, मैक्सिमा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा इसका वही इसका मैक्सिमा होगा, फर्स्ट मैक्सिमा। ये क्या होगा, सेकंड मैक्सिमा। ये तो मजेदार चीज है, लोग बोलते हैं मैक्सिमा तो बता दोगे, मिनिमा बताओ। इतना आसान है मिनिमा बनाना, अगर एक फोटो बस आप देख के गए हो तो कोई भी बता देगा इसका मिनिमा कहाँ पर बन रहा है, वो है आपका इसका सेंटर। सेकंड एक्साइटेड दैट इज थर्ड लेवल में जो मिनिमा बनता है वो l/2 पर बनता है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है। ठीक है, चल चौथे में तो चौथा तो और आसान है, 3 नोड बनेगा, तो भैया 3 नोड बनेगा तो 3 तो ऐसी जगह पॉइंट बनाओ कि जब वहां से गुजरे तो एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन बने, ठीक है। देख लो यहाँ पर बढ़िया सा ये नोड है, आप सबको पता है ये एक चौथाई हिस्सा दैट इज l/4, ये 2l/4 है, तो 2 × 2 2 दूनी 4 दैट इज l/2, ठीक है। ये कौन है 3l/4,
और ये कौन है 4l/4 दैट इज एल ही है। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर ये नोड बना, ये लो, ये पहला नोड मेरा l/4 पर बना, दूसरा नोड मेरा l/2 पर बना, तीसरा नोड जो है मेरा l/4 पर बना। ठीक है, कहाँ पर मैक्सिमा बना देख लो, ये 4 को जब और आधा आधा बांटोगे तो 8 इससे बांटोगे, दैट इज ये हो जाएगा l/8। ठीक, ये दूसरा 2l/8, ये कौन होगा 3l/8। तो कोई पूछेगा कि पहला मिनीमा कहाँ पर बना, तो भैया मैथ्स वाले मैथ्स सीखते रह जाएंगे, आप बता दोगे कि 3l/8 पर ये मैक्सिमा पहला मिनीमा आपका बना है कब, जब इनका वैल्यू 4 था। ठीक है, अब अगर इतना भी अगर आप जान गए ना, तो मैं इतना आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे ऑप्शंस होंगे कि बाकी को आप ऐसे ही काट दोगे कि ये तो नहीं हो सकता यार, ये तो नहीं हो सकता यार, यही बच रहा है, ये लो। सर 2 मिनिमा और 2 मैक्सिमा बनेगा ना। हाँ ऑब्वियसली, अब देख लो ना, मैं तो बोलता हूँ मैं बहुत बेस्ट, जब मैं खुद अपने कॉपी बनाया था तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये क्या था, बस ऐसे बनाया ऐसे बनाया। ठीक है, बाद में जब मैं पढ़ा तब मेरे को समझ आया कि यार इसको तो और सिस्टमेटिक वे में रीअरेंज कराया जा सकता है। अगर मैं इसको स्टेटमेंट वाइज ना पढ़ा के मैं आपको डायग्राम के हेल्प से पढ़ाऊं तो ये तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको जो है आपको जो है इसको कंसाइज करके बढ़िया सा बनाने बोला, और देवेन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बनाया, उसका राइटिंग भी अच्छा बनता है और उसका लिखने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मेरा काम जो है ना वो बहुत आसान कर दिया। ठीक है, और मेरा नोट्स तो आप देखे होंगे थोड़ा सा इधर उधर रहता है। ठीक है, जब लॉग एंट्री लॉग पढ़ा रहा था वहां पर मैं यूज किया था। ठीक है, चलो समझ आ रहा है भाई। तो आई थिंक यहाँ से मैं आपको फॉर्मूला भी दे दूंगा कि नोड कैसे निकालोगे, कहाँ पर मैक्सिमा कहाँ पर मिनिमा, कितने नोड, ये सब फॉर्मूला दे दूंगा। ठीक है, एक टर्म यहाँ से जो बचता है वो बच रहा है ट्रांजिशन एनर्जी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, ये निकालोगे तो इसका गैप मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसको बोलेंगे डेल ई 2 to 1, सॉरी 1 to 2, पहले से 2 में 4 है। ठीक है, ओके भैया 4h²/8ml² से h²/8ml अगर घटाओगे तो क्या बनेगा, तो यार अभी तो बोला n का वैल्यू बस पता लगा लो, क्या n का वैल्यू पता लगा लो। ठीक है, ये ऊपर वाले का n का वैल्यू क्या था 2, मतलब पता है 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल का 1 का स्क्वायर, कॉमन क्या निकाले थे अपन h²/8ml²। भैया 4 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 3, देख लो इसका वैल्यू क्या आएगा 3h²/8ml²। कोई दिक्कत? मैं तो कुछ स्पेशल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बार और देख लो, मैं ये बोल रहा हूँ इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी को अगर मैं घटा दूंगा तो इस बीच का गैप मेरा पता चल जाएगा। तो ये 4h²/8ml² से h²/8ml से अगर आप घटाओगे तो ये लो भैया। ठीक है, अगर आप इतना भी अगर मेरे से आप करवाएंगे तो मेरे को करने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो 5वीं का मैथ्स है, इसमें मैं नहीं फंसने वाला। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, कॉमन है जो निकाल दो, 4 - 1 क्या सब कॉमन थे, तो कॉमन है आपका h²/8ml²। 4 में से 1 घटाओगे तो 3h²/8ml² हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक्चुअली ये इसका ट्रांजिशन एनर्जी। आपको ये मेरे को यहाँ से यहाँ का पूछे तो क्या दिक्कत हो गया, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी करो। अगर आपको घटाने और वो सब में जोड़ने में अगर आपको आसान करना है तो नीचे के 8 को मत काटना, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर वाला जो अगर वो चीज अगर सेम है तो उसको घटाते अच्छा बनता है। नहीं तो पहले तो बोलते हैं कि डिनोमिनेटर को बराबर करो तब घटा पाओगे। ठीक है, तो भाई सब में 8ml² है तो सब में रखो यार। कई लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, उनको मैथ्स आता है 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, और आता है मैथ्स तो उसको बोलेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर वो बोलेंगे एक्चुअल में ऐसा थोड़ी है, ये तो एक्चुअल में h²/2ml² है। तो कर लो भैया, कर लो, मेरा कोई इसमें कुछ नहीं जाता। हाँ, अगर मैं बोलूंगा कि इससे घटा तू करके तो घटाते रहना। ये लो, अब मैं बोलूंगा h²/2ml² को h²/8ml² से घटाओ करके तो घटाते रहना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो काटना है तो काटो, नहीं काटना है तो मत काटो। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है,
जब जो जरूरत पड़ेगा आप वो बहुत आसानी से आप बहुत सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। अगर मैं यहाँ का अगर मैं बात करूं तो यार ये 5h² अपॉन 8ml² होगा। मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूँ पता है, मैं एक्चुअल में थोड़ा सा इसमें एक कमी जो मैं किया हूँ, और आई थिंक देवेन वाले बैच से और आगे जब बैच आया तो उसको मैं करेक्ट किया। मजेदार चीज ये है कि यार मैं बार बार अगर मैं इसको नोटिस करूं थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, तो मैं तो याद आ गया। ठीक है, बेचारा डायग्राम कितना अच्छा बनाए, ठीक है, कुछ तो मिस होगा। ठीक है, देखो मैं ये देख रहा हूँ यार इसका गेप जो है 3h² अपॉन 8ml² है, लेकिन इसका गेप जो है 5h² अपॉन 8ml² है, इसका गेप जो है 7h² अपॉन 8ml² है। तो मैं ये एक स्टेटमेंट यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 1D बॉक्स में जब एनर्जी लेवल वो होते हैं मेंशन किए जाते हैं, तो एक्चुअल में वो जो है ना जो गेप है दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का गेप है ना, वो बराबर नहीं होता। पहला चीज यहाँ पर आपको ना बराबर दिख रहा होगा, गलती ये किया है थोड़ा बहुत, अब देखोगे तो लगता है कि हाँ बढ़िया बनाया, लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं बनाया है कि मतलब ना आपको ये गेप प्रॉपर दिखे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर गेप कम था। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर 2h² बढ़ जाएगा, कितना बढ़ रहा है 5h² अपॉन 8ml², यहाँ पर कितना था 3h² अपॉन 8ml², यहाँ पर कितना था 7h² अपॉन 8ml², कितना का बढ़ रहा है यार हर बार, तो हर बार ना 2h² अपॉन 8ml² जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या आपको दिख रहा है क्या, इतना का गेप Yes, हर बार बढ़ रहा है। yes, और अगर इतना का गेप अगर हर बार बढ़ रहा है तो और अच्छे इसको जब आप बनाओगे ना तो आप ऐसे बनाना, ये n = 1 था, ये 2 था, 3 जाएगा ना तो थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा। ठीक है, 4 वाले का ना और गेप बढ़ जाएगा, 5 वाले का ना और गेप बढ़ जाएगा, और 6 वाले का ना और गेप बढ़ जाएगा। आप ऐसा बना सकते हैं, बहुत खुश रहोगे। क्यों, क्योंकि किसी दिन स्टेटमेंट पूछेगा वो कि 1D बॉक्स में जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं उनका जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच का गैप जो है क्या बराबर होता है, या फिर क्या जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ते जाता है फिर घटते जाता है, या फिर बढ़ते जाता है और बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, घटता है तो कितना घटता है, या फिर अगर बराबर होता है तो कितना गैप होता है। कोई दिक्कत? yes, sir. ठीक है सर, आपको जो पढ़ा रहे होंगे क्या पढ़ा रहे होंगे, वाइब्रोनिक रोटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी में देवेंद्र सर आपको पढ़ाए होंगे वाइब्रोनिक रोटर, और एक पढ़ाए होंगे रिजिड रोटर, पढ़ाए कि नहीं? Yes, sir. yes sir. ठीक है, और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर और एक अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, इन हार्मोनिक ऑसिलेटर से पढ़े होगे। तो तुम देखे होगे अगर वो आपको पढ़ाया होगा नोटिस कराया होगा तो आप देखे होगे कि रिजिड रोटर के लिए जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं, ऐसे बराबर सेम गेप का। ठीक है, लेकिन जब आप इन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं ना तो इन हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है पता है, पहले का गेप ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे ऐसे करके लास्ट में ना ऐसे ऐसे एकदम जुड़ जाता है, फिर ऐसे बनता है उसका डायग्राम, ये ले Yes ऐसे कुछ sir. देखे हो क्या किसी से? ठीक है, Yes, sir. तो वो ये बताता है कि ना वहां से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि यार जब हम वाइब्रेशनल इनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जब ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल में एनर्जी लेवल्स के बीच जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स है ना उनका गैप जो है ना कम होते जाता है, और कम कितना होते जाता है। ठीक है, तो आपको पता है जब हार्मोनिक ऑसिलेटर आप पढ़ते हैं तो कितना बढ़िया बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो ऐसा बनता है तो एन हार्मोनिसिटी आने से क्या करते हो, तो इतना एन हार्मोनिसिटी आ रहा है इसमें तो इतना जो है एनर्जी में जो है कमी होगी, और कमी होगी तो भैया इसमें कितना कम, हाँ फिर इसमें इतना कम, फिर इसमें इतना कम, फिर इसमें इतना कम, जितना ज्यादा जो है आपका बड़ा वैल्यू होता है उतना ज्यादा बड़े वैल्यू से घटते जाता है। लास्ट में आके पता चलता है कि यार ये एग्जैक्टली यहाँ पर समाप्त है। अब इससे ज्यादा और एनर्जी लेवल बढ़ाओगे तो वो बॉन्ड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो स्ट्रेच ही नहीं करेगा, और स्ट्रेच नहीं करेगा दैट मींस वो टूट जाएगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या बोलता है, आप खींचते रहो वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ाते रहो, वो स्ट्रेच करते रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता, आप सबको पता है एक लेवल तक ही वो वाइब्रेट करता है, उससे ज्यादा एनर्जी लगाओगे तो वो जो बॉन्ड ही क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। गॉट इट? तो घबराओ मत, Yes, sir. ये जो है मैं अभी रोटर भी पढ़ाऊंगा, मैं जो वाइब्रेशनल जो वो है उसका भी क्वांटम एस्पेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, सब पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, जहाँ सर अगर आप कुछ चीज मिस कर गए होंगे तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो तो ये सब है
ठीक है। अब मैं देखो ये जो जितना चीज मैं यहाँ पर मैं बखान कर रहा था सबको मैं यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, जो जो मैं बोल रहा था उसको स्टेटमेंट में यहाँ पर मेंशन किया गया है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ये जो एनर्जी गैप है ना, एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाता है एनर्जी गैप जो है बढ़ते जाता है। कितना बढ़ता है वो होता है 2h² / 8ml²। ठीक है, थोड़ा सा उसको सुधार लेना, यहाँ पर एक गलती है, 2 एकम 2 और 2 चौका 8 होगा, दैट मीन्स ये 4 नहीं 8 नहीं होगा, ये 4 होगा। ठीक, चलो हाँ, अब बात करते हैं नोड की। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फंडा समझना है आपको। ठीक है, द नंबर ऑफ नोड्स इन 1D बॉक्स ऑफ लिमिट 0 to L, अगर 0 to L का एक लिमिट है, ठीक है, लिमिट वाला एक बॉक्स है, तो उसमें जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे ना वो n-1 होंगे, n-1 होंगे। और आपको पता है 1D बॉक्स के लिए n = 0 पॉसिबल नहीं है। आप ये भी जान सकते हो, आप गलती से कर भी दोगे ना तो भैया यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे तो 0 - 1 = -1 आएगा। ऐसा हो सकता है कि -1 नोड बने किसी में, नहीं हो सकता। तो गलती करोगे तो भी यहाँ पर बच जाओगे। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होता। हाँ ऑब्वियसली 1 रखोगे तो 1 - 1 ग्राउंड लेवल होता है, 0 नोड आएगा, 2 में 1 आएगा, 3 रखोगे तो 2 आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर किसी को डायग्राम वायग्राम समझ नहीं आता, उसका रटने का क्षमता ज्यादा अच्छा है, तो वो अगर वो नोड तो आपने देख लिया कि इतने को है, पूछा अगर हाँ ठीक है इतने को नोड बने कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका जगह बताओ कहाँ कहाँ पर है, दैट इज पोजीशन ऑफ नोड अगर पूछता है वो, तो करना कुछ नहीं है, L/N। अब एक ही नोड तो होता नहीं है, कितने नोड होते हैं तो n-1 होते हैं। तो कैसे चलना है आपको, L-N से होते हुए n-1 L/n तक आपको चलना है, क्योंकि इतने ही नोड बनते हैं। पहला नोड बना होगा L-N पर, तो कहाँ तक बना होगा, पोजीशन क्या रहेगा उसमें, तो वो होगा n-1 L/n तक। ये टोटल नोड को भी बता देगा और कहाँ कहाँ पर होगा उसको भी बता देगा। ठीक है, एक बार मिलान कर लेना, मान लेना कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा जो होगा 2L/n, फिर 3L/n, 4L/n। ठीक है, ऐसे होते होते हुए जो है, सपोज अगर कोई आपको 5 में n का वैल्यू जिसका 5 था उसके लिए पूछ रहा था, तो आपको 3L/n से 5 - 1 दैट इज 4 ही रखोगे। 4L/n मतलब 4 ही नोड तो रखोगे। ये पहला नोड का पोजीशन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। नीचे क्या करना है, नीचे जिस भी लेवल पर आप नोड ढूंढ रहे हैं उस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है। अगर आप थर्ड लेवल पर बात कर रहे हैं तो ध्यान, हाँ देखो भैया गलती यहाँ होगी, अगर कोई बोलता है थर्ड लेवल पर बताओ, तो उसको अगर लगेगा कि यार थर्ड लेवल बोल रहा है तो n का वैल्यू 3 होगा करके, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं हुई, ये आपकी समझ है। अगर आप थर्ड लेवल बोल रहे हैं और n का वैल्यू 3 रखोगे, तो थर्ड लेवल बोल रहा है इसका मतलब आपको पता है कि भैया अगर यहाँ पर फर्स्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो 1 है, सेकंड लेवल की बात करूं तो 2 है, थर्ड लेवल की बात करूं तो 3 है। ठीक है, 1 2 3 बच गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड लेवल 3, फोर्थ लेवल 4। तो क्या आप रट के जाओगे कि यहाँ पर थर्ड लेवल अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, यहाँ तो बच जाओगे। लेकिन जब बाकी और भी जब वाइब्रेनिक रोटर और ये सब जो पढ़ोगे वहां पर नहीं बच पाओगे। तो इसका सीधा एक फंडा है, इसको बिल्कुल मत रखना कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, गलती होने के चांसेस है। हाँ ये जानने की कोशिश जरूर करना कि थर्ड लेवल में मेरा n का वैल्यू क्या होगा, तब आपका थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा क्वेश्चन को सही करने का। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा देर बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको यार ये 0 से भी स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है करके मैं बोलूंगा तो आप बोलूंगा ले तो अब बोलो थर्ड लेवल का बात करो करके, तो थर्ड लेवल का बात करोगे n का वैल्यू तुम 3 लो लगे, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाए थे सर थर्ड लेवल मतलब 3 होता है, ऐसा फिक्स नहीं होगा। अगर ग्राउंड लेवल अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो थर्ड तक जाते जाते क्या हो जाएगा भैया, कौन सा होगा, ये 1 और ये 2। देख लो n का वैल्यू 2 होगा तो मेरा वो थर्ड लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? यस तो सर। क्या रटना है और क्या नहीं रटना है मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, गलती कहाँ होती है और कैसे होती है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों को लगता है कि ये अरे यार रटना ही तो है यार, इसको कितना आसान लग रहा है। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, जब सारी चीजों को जब आप पढ़ लोगे ना तो पता चलेगा तो भैया इतना भी आसान तो नहीं है। ठीक है, सेट में तो बच के चले भी आओगे, नेट वेट और ये गेट वेट में बिल्कुल नहीं बचोगे। ठीक है, चलो ओके।
हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है यार, ये जो एल है ये लेंथ के बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ना थोड़ा सा अब एक अपने गलती को कम करने के लिए मैंने क्या करके चलता हूँ, ये एल को ना मैं स्मॉल एल ना मान करके एल मानूंगा, कैपिटल एल, जहां पर एल जो है ना मैं कंप्लीट लेंथ ऑफ द बॉक्स, उस लेंथ बॉक्स के कंप्लीट लेंथ को दिखा रहा है। ठीक है, किसी टाइम पर एल इज इक्वल टू एल हो सकता है, लेकिन एल इज इक्वल टू हर बार एल हो ये जरूरी नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल है ना उसको ना आप ना एल भी लिख सकते हैं, एल बाई एन, 2l बाई एन, 3l बाई एन, ऐसे करके लिख सकते हैं। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम, यार पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा जो है वो कहाँ पर होगा, तो ये होगा एल अपॉन 2n। रख के देखें क्या, चलो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जो सिंपल है सबसे। n का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो वो ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट करता है। n का वैल्यू 1 रखो यार, l बाई 2, क्या यहीं पर वो मैक्सिमम तो बना था ऐसे, याद करो। Yes. क्या वो l बाई 2 पर ही वो मैक्सिमम दिखा रहा था, बिल्कुल दिखा रहा था। अगर वो सेकेंड लेवल की अगर बात करें ना, सेकेंड लेवल, ठीक है, तो n बराबर क्या रखोगे आप, बताओ बताओ, n बराबर क्या रखोगे 2, तो n बराबर 2 रखोगे तो l बाई 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो l बाई 4 पर ही तो मैक्सिमम बना था क्या, याद करो। जब सेकंड लेवल हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, एक नोड यहाँ पर बीच में बनता है ऐसे और ऐसे, l ये अगर ये आधा था तो इसका और आधा तो ये है, तो चौथा हिस्से को है क्वार्टर, दैट इज l बाई 4। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला को और एक्यूरेट करना है तो ये कैपिटल एल मान लेना, क्योंकि ये दिमाग से बहुत खेलता है, हर बार आपको एल लेंथ का नहीं देगा, कभी वो 3l 2l आधा दे देगा, क्या जाएगा आपका। ठीक है, उसका जो मन वो बॉक्स का वो लेंथ मान सकता है, कहीं फिक्स नहीं है कि आपको 0 to l ही लेना है, l to l, l to 2l ले सकता है। ठीक है, l बाई 2 से l बाई 2 ले सकता है, जो भी मन करे वो ले सकता है। ठीक है, पहले तो सबसे सिंपलेस्ट समझना है, बाकी मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मैं धीरे धीरे ले जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैक्सिमम वाला बात था। फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन जो है वो क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा का जो पोजीशन होता है वो होता है 3l बाई 2 में। एल को कैपिटल एल लिखोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझना है तो यार कितना आसान है, कितना आसान कैसे है देख लो। मैं एक आपको थर्ड लेवल में समझाता हूँ। थर्ड लेवल में ऐसे ही तो बना था, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, बना Yes, था sir. नहीं? ठीक है, Yes. और अगर ये ऐसे ऐसे बना था तो भैया सिंपल सी बात है, मिनिमा की अगर मैं बात करूं यार, ये ले मिनिमा यहीं पर तो बना, मिनिमा की अगर मैं बात करूं तो ये एवरेज ही तो है। किसका एवरेज है, पहला नोड और दूसरा नोड, पहला नोड यहाँ पर बना, दूसरा नोड यहाँ पर बना, जो भी पोजीशन बना होगा उस दोनों को जोड़ करके उसका अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे ना, 2 तो जोड़ रहा है इसलिए 2 तो डिवाइड, एवरेज ही बोल दो। ठीक है, तो इसका क्या क्या मिल जाएगा तुमको, सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोड एंड पोजीशन ऑफ सेकंड नोड। ठीक है, बटे में 2 कर दो, आपको क्या निकल जाएगा, पोजीशन ऑफ मिनिमा निकल जाएगा। हाँ, अगर ये नहीं समझ आता तो ये तो समझ आएगा, दैट इज 3l बाई 2n है। ठीक है, अगर मिनिमा निकालना है n का वैल्यू 3 रख दो, n का वैल्यू अगर 3 रखोगे यार तो क्या आएगा, ये 3l 2 into 3 दैट इज 3 बाई 3 से 3 कैंसल, ये हो जाएगा l बाई 2। क्या आपको समझ आ रहा है कि ये सेंटर पोजीशन l बाई 2 ही तो था। Yes, sir. ठीक है, तो ये यहाँ से आपका पोजीशन ऑफ मिनिमा भी आप निकाल सकते हो। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा सब खत्म। ठीक है, अब शुरुआत भी जिस वेव फंक्शन के हेल्प से आप इतना सब कर रहे थे उसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं एक बार और बताता हूँ कि ये क्या होता है। देखो, ये जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होता है वो एक्चुअल में ये होता है। ठीक, साइन एन इज इक्वल टू √2 बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। आपको पता है एन का वैल्यू जो है 0 पॉसिबल नहीं है 1D बॉक्स के लिए, वो 1 2 3 4 और ऐसे कितना भी आप ले जाओ वो चलेगा, कोई दिक्कत। ठीक, सर एक सेकंड, हाँ सर जी, पोजीशन फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, तो पोजीशन ऑफ सेकंड के लिए भी यही रूल लागू होगा क्या, पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं होगा, ये सिर्फ फर्स्ट जरूरी के नहीं लिए है। है। हाँ, हाँ फर्स्ट के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे फर्स्ट ही पूछे। ठीक है, मैं तो ये जी बोलता हूँ वो मिनिमा ही नहीं पूछेगा, वो तो बता के कितने जो नोड होगा यही पूछेगा सेट में आप। ठीक है, डोंट जी वरी। सर, जी सर, थैंक यू। चलो चलो, हाँ ओके, आगे अगर मैं बढ़ूं
यहाँ पर मैं आप इस वेव फंक्शन का खेल समझा रहा हूँ आपको। देखिए वेव फंक्शन को जब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पहला चीज नोटिस करने वाला बात यह है कि यहाँ पर जो है एग्जैक्टली यहाँ पर वही होता है, जो यहाँ पर होगा एग्जैक्टली यहाँ पर वही होगा। ठीक है, दूसरा चीज ये यहाँ पर रूट में ये जो अंदर ऊपर ना टू रहता है टू। ठीक है, हाँ अगर आपको इसको एल को कैपिटल एल से दिखाना है आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं वही बोलूंगा, ये देखो यहाँ पर कैपिटल एल है तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी कैपिटल एल वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, नहीं आ रहा है, इसको आपको क्या चीज वॉइस नहीं आ रहा था सर क्या आपको। बोल सबको हाँ सर। यस Yes, सर, अटक sir. गया था। नहीं आ रहा था, रुक गया था। क्या हो गया, कुछ कॉल आ रहा है क्या कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, चलो ठीक, ओके बता दीजिए। मैं ये बोल रहा था आपको कि यार जो यहाँ बटे में होगा ना एग्जैक्टली यहाँ पर बटे में वही होना चाहिए। ठीक, ये पहला चीज, यहाँ पर दो होना बहुत जरूरी है, ऊपर में दो होना बहुत जरूरी है। हाँ स्मॉल एल को आप कैपिटल एल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कैपिटल एल है तो यहाँ पर भी कैपिटल एल होना चाहिए। ठीक, ये है आपका एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक, आपको पता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अगर कोई पूछता है आपको तो आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बता सकते हैं, यही तो आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, दैट इज √2/L। हाँ ये एल को अगर कैपिटल एल के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का यूनिट पूछे तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ये लेंथ ही तो है और लेंथ का ही तो यूनिट आएगा। हाँ लेंथ का यूनिट अभी अगर रूट लगा है तो आप इसमें रूट लगाएंगे बटे में, आप जो भी इसका यूनिट होगा। ठीक है, हाँ ये आपका रूट को हम क्या बोलते हैं, पावर में हाफ तो बोलते हैं क्या, Yes, sir. पावर में हाफ तो बोलते हैं। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अगर मीटर में है तो मीटर के पावर में माइनस हाफ, और अगर इंगस्ट्राम में दिखाएगा तो इंगस्ट्राम के ऊपर में माइनस हाफ, जो भी लेंथ का यूनिट होगा वहां पर आप उसको लिख सकते हो। पावर उस रूट रहता है इसलिए ऊपर जाएगा तो वो पावर में माइनस हाफ हो जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. यस। ओके, चलो अब मैं वेव फंक्शन का दूसरा ग्राफ बताता हूँ। ठीक है, देखो सिमेट्री टर्म को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, द सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द बॉक्स may be classified in the following two categories। ठीक है, चलो ये टर्म्स के साथ खेलता है पेपर में तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, वेव फंक्शन को क्या बोलता है कभी कभी कि ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, वो बोलता है कि ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। ठीक है, इस सिमेट्रिक वर्ड के लिए वो इवन वर्ड यूज कर देते हैं, दैट इज ये इवन वेव फंक्शन है, और ये एंटी सिमेट्रिक के लिए ऑड वर्ड यूज कर देते हैं, दैट इज ऑड वेव फंक्शन है करके। ठीक है, ओके ये क्या बोला है जरा। ठीक है, तो ये जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है मतलब कहीं ना कहीं उसमें सिमेट्री मेंटेन रहेगी। सिमेट्री मेंटेन मतलब एंटी सिमेट्रिक से मतलब यार उससे ज्यादा सिमेट्री इसमें रहेगी। ठीक है, ज्यादा सिमेट्री का मतलब क्या है, उससे ज्यादा जो है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चलो पता है इसको इवन वेव फंक्शन बोलते हैं, लेकिन ये कब आता है पता है, इवन वेव फंक्शन कब आता है, जब n का वैल्यू मैं उस वेव फंक्शन में ऑड रखता हूँ, दैट इज 1 3 5 7 9, जब ऐसे ऐसे रखता हूँ, जब भी n का वैल्यू मैं ऑड रखूंगा तो मेरा जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक नेचर का होता है, इवन होता है, इवन। तो इसका मतलब क्या है समझिएगा। देखो अभी मैं ग्राउंड लेवल में n इज इक्वल टू जब मैं 1 रखा तो ऐसे ग्राफ बना, बिल्कुल बना यार, ये बढ़िया सिमेट्रिक दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, देख लो इसको मैं दो भागों में यहाँ से काट सकता हूँ कि नहीं, बराबर भागों में Yes, sir. बिल्कुल काट सकता हूँ। और देख लो n का वैल्यू जो मैं 2 रखूंगा, दैट इज n का वैल्यू जो मैं इवन रख रहा हूँ, तो मेरा जो वेव फंक्शन का जो डायग्राम बन रहा है वो यार एंटी सिमेट्रिक बन रहा है। इसमें तो कम से कम ये प्लेन लग रहा है, इसमें तो ये प्लेन भी नहीं लग रहा है। समझ आया कि ये इधर है तो ये नीचे है, कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, जिसमें सिमेट्री जो है या बोल दीजिए सेंटर ऑफ जो है
एन लगाते हैं ना, वो अगर एग्जिस्ट करता है तो भैया उसमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। सिमेट्रिक वेव फंक्शन को इवन वेव फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है ये इवन वेव फंक्शन तब आता है जब एन का वैल्यू हम क्या रखते हैं, ऑड रखते हैं। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये बात हुई सिमेट्रिक वेव फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की। ठीक, चलो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, 1D बॉक्स है, ठीक है, कोई भी आपका वेव फंक्शन आप यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, तो उसके लिए आपको वेव फंक्शन को बकायदा मेंशन किया है कि साइन n इज इक्वल टू है √1/l साइन 2πx/l, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है n का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये जो वेव फंक्शन जो आप लिख रहे हैं वो किस लेवल के लिए आपका एक्सेप्टेबल होगा। अगर ऐसा है n का वैल्यू बता दिए तो नोड भी बता दो यार, पोजीशन ऑफ नोड भी बता दो, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा भी बता दो, ठीक है। उसके अलावा लेंथ ऑफ बॉक्स भी बता दो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। उसके अलावा उस एनर्जी लेवल का आप एनर्जी का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर वो नेक्स्ट लेवल में ट्रांजिट करेगा तो उसके लिए कंडीशन एनर्जी की भी वैल्यू बता दीजिए। कैसे करेंगे आप सॉल्व? चलिए तब तक हम पानी पी लेते हैं, बताइए। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ ठीक ठीक। चलो ऊपर गए, ठीक है, ये लो वेव फंक्शन दिया है साइन n इक्वल टू √1/l साइन 2πx/l। ये वेव फंक्शन बोला है वो 1D बॉक्स के लिए है, ठीक है। बताओ इस वेव फंक्शन के हेल्प से ये बताओ कि n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, नोड क्या होगा, कितने नोड होंगे, कितने उसका पोजीशन क्या होगा। सर n का मान तो 2 दिया है साइन के बाद। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, गुड। और नोट्स n -1 मतलब 2 -1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 ठीक है, चलो n पे ही चर्चा करते हैं क्योंकि पूरा खेल n का है, ठीक है। n पे ही चर्चा करते हैं, मुझे पता है सब फार्मूला आप ऊपर पढ़े हो, n का वैल्यू सही रखोगे तो इतना गणित तो आता है सबको कि सब ऐसे निकाल लोगे। मेरे को तो n बताओ यार, मेरे को n जानना है। निशा नम्रता बोल रही है कि n का वैल्यू 1 हो, सॉरी 2 होगा। और कोई? सर 4 होगा, 4 होगा क्योंकि 4 होगा, 4 होगा सर। ठीक है, अंजलि पटेल जी बोल रही हैं 4 होगा, ठीक है सर 4 ही होगा। ठीक है, 4 ही होगा, अब तो होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैं बता दिया था आपको, ठीक है। चलो पहला चीज ये है कि मैं आपको यही चीज तो बोल रहा था कि सिर्फ इसको नहीं देखना है। पहली बात तो आपको क्या करना है पता है, आपको पहले ये पता लगाना था कि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, क्योंकि जब तक ये नॉर्मलाइज्ड नहीं रहेगा आप उसको उस वेव फंक्शन को उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला चीज आपको ये चेक करना था कि ये नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, ठीक है। ओके, नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं इसको पता करने के लिए एक और सिंपल तरीका है। आपको पता है कि 1D बॉक्स में क्या अप्लाई होता है, वो होता है साइन n इज इक्वल टू √2/l साइन n πx/l। ये आपको पता है, ये नॉर्मलाइज है, 1D बॉक्स पे एकदम आग बंद करके अप्लाई होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया आपको ये समझना, अगर ये नॉर्मलाइज है तो अगर इसके अलावा कोई दूसरा लोगे तो दिक्कत में आ जाएगा। तो आप पहले तो ये लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो यार इधर तो जो आना है सो आएगा। मेरे को तो पहली बात यह है कि जिससे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ही ये नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये पता करना है कि यार यहाँ पर 2 आना जरूरी है। अगर 2 आना जरूरी है तो मैं इसको कैसे 2 ला सकता हूँ। तो अगर मैं इसको 2 लाना है तो मेरे पास इसके 2 तरीके, एक तरीका तो ये है कि यार मैं इधर ऊपर 2 लाना चाहता हूँ तो भैया नीचे भी मैं क्या लाऊंगा, 2 करूंगा। तो ये ऊपर तो 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि नीचे क्या आता है। हाँ इतना मैं जानता हूँ कि यार अगर नीचे में 12 आ गया तो ये साइन n πx जो है, ये यहाँ पर l है, यहाँ पर l, ये भी सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ 2l है
तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पहले से क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मेरे को 2 लाना है जबरदस्ती, तो यहाँ पर 2 लाना है तो यहाँ भी तो 2 करना पड़ेगा मुझे। यस सर। और यहाँ जब मैं 2 करूंगा तो ऐसा करते करते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यार यहाँ पर ये 2/12 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काटना चाहो तो आप काट सकते हो, ठीक है, आप जानिए। हाँ, इधर काट दोगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि इधर ऑलरेडी वो आ गया है, ठीक है, दैट इज साइन, ये हो जाएगा 4, ठीक है, πx/12। आप कोई होशियार है वो ये करेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो वो जाने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12 लाने के लिए यहाँ 12 है तो यहाँ 12 लाने के लिए मैं इसको 4 किया था, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं ये बोलूंगा कि ये मेरे n को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये क्या होता है n πx/8। तो n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू आ गया 4। किसको समझ नहीं आया भाई बता दो, क्योंकि पूरा खेल इसी का है, अगर ये समझ नहीं आया तो फिर बाकी तो कुछ नहीं आएगा। कैसे आगे बताओ, ठीक है, चलो अगर आ गया तो फिर बाकी तो फिर आप घर में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको बोला था, क्या बोला था कि यार साइन इज इक्वल टू क्या हो गया है √2/L, कैपिटल L में लिख रहा हूँ, दैट इज साइन n πx/L, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूंगा, एक्चुअल में यहाँ मेरा जो कैपिटल L होता है ना, उस कैपिटल L का वैल्यू अभी क्या आया, तो आपने देखा कि ये एक्चुअल में क्या आ गया यार, एक्चुअल में ये 2L आ गया। देखो भैया जरा, एक्चुअल में ये n4 तब आया जब ये जो नीचे वाला जो L है वो क्या हुआ 2L हुआ, ठीक, देख लो ये 2 लाने के लिए मैंने नीचे 2 किया, ठीक है। अब यहाँ 2L है तो इसको सेंड करने के लिए मेरे को यहाँ जबरदस्ती 2L करना पड़ा, और इधर 2 कर रहा हूँ तो ऊपर भी 2 करना पड़ा, तब ये 2 दूनी क्या हुआ 4 और ये n का वैल्यू बना, ठीक। तो यार ये बटे में जो होता है वो तो बॉक्स का लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्चुअल में यहाँ से मेरे को पता चल गया कि मेरा जो बॉक्स का लेंथ है इस बार L नहीं है बल्कि L का 2 गुना है, दैट इज 2L है। किसको समझ नहीं आया, आ गया सर। ठीक, ठीक है। और अगर ये समझ आ गया तो फिर आगे आप चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां पर आपको L दिखा था वहां वहां पर आप 2L रखिए, आपको समझ आ जाएगा। n का वैल्यू 4 है तो उससे एक कम नोड होता है 3 होता है। आपको पता है कि एक्चुअल में पोजीशन ऑफ नोड जो है क्या होता है L बाई सॉरी क्या होता है इसका फार्मूला L/n से होते हुए n-1/n तक जाता है, क्या n-1 L/n तक यहीं तक जाता है, ठीक है। कितने नोड हैं 3 नोड हैं, कहाँ कहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में फर्स्ट नोड तो भैया आपका L/n पर ही बनेगा, ठीक है। गलती क्या करोगे आप यार L/n है, ठीक है, n का वैल्यू तो मैंने पा लिया 4, अब आपको लगेगा कि ये L/4 पर बना, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में बॉक्स का लेंथ L नहीं है, बॉक्स का लेंथ है 2L, और जब बॉक्स का लेंथ 2L है तो 2L/4 करोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, दैट मीन्स उसका जो नोड होगा वो L/2 होगा, ठीक। यस सर। चलो इस बॉक्स को बनाऊं क्या मैं, देख लो ये बॉक्स को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलो एक्चुअल में पता है मेरे को लेंथ को 2L करना है, इसके क्या तरीके हैं, अगर मैं इसको 0 मानूं, यहाँ से मैं -L लेता हूँ, यहाँ से +L लेता हूँ, तो ये बताएगा कि इसका लेंथ क्या होगा। सर भले -L है लेकिन यहाँ से यहाँ का लेंथ L तो है, ये यहाँ से यहाँ का लेंथ L तो है, जब दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मेरा लेंथ 2L नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, अब आएगा भैया। अब ये मत बोलना कि सर अभी तो आपने पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि जब ना n इज इक्वल टू 4 होता है ना, जब n इज इक्वल टू 4 होता है तो 3 नोड बनते हैं, और वो 3 नोड जो हैं कुछ इस तरह से बनते हैं, ये लो, ठीक है यार।
नोड, पहला नोड सर मेरे को पता है ये L/2 होता है और मेरे को पता है ये L/4 होता है, तो मैंने तो एग्जैक्टली सही निकाला था। यहाँ पर नोड जो है L/4 पर ही आना था। मैं भी बोल रहा हूँ भैया आपने एकदम सही निकाला था। अगर मैं इस पे नोड बनाऊंगा ना तो मैं अभी भी वही बनाऊंगा, ठीक है, ये लो ये लो ये लो, ऐसे ही बनाऊंगा। आपने कहीं गलती नहीं किया है, आपने एकदम एग्जैक्टली सेम डायग्राम बनाया है। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो इसका नामकरण किया है उस नामकरण को बदल दिया है, ठीक है, उसका वैल्यूज को बदल दिया है। तो इस बार जो है ना ये जो मिडिल है ना, मिडिल पार्ट, वो एक्चुअल में L/2 नहीं होता, वो एक्चुअल में इस बार 0 होता है इसमें। और अगर इसमें 0 है तो भैया यहाँ पर अगर ये L है तो ये क्या होगा, L/2 होगा, ठीक है। मैं एक बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, बताओ बताओ। यस सर। ठीक सर है, एक बार और अगर समझ आ रहा है, भाई ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो है ये कम्प्लीटली L है तो इसका आधा जो है उसका L का आधा तो होगा, यस सर। होगा कि नहीं होगा। और अगर आधा होगा तो भैया इसका नाम यहाँ पर L/2 है, तो मेरी क्या गलती है इसमें। तो मैं इसका पोजीशन ऑफ जो नोड है उसको मैं बताऊंगा, उसको बताऊंगा फर्स्ट नोड जो है वो L/2 पर बताऊंगा। यहाँ पर क्या था, वो L/4 पर था, लेकिन L/4 पर कब बनता है, जब मेरा लेंथ जो होता है वो 0 to L चलता है, ठीक है। जब ये -L से L जाएगा दैट मीन्स 2L जाएगा, तो इसका जो फर्स्ट नोड जो होगा जो यहाँ पर बनेगा वो आपका L/2 होगा, ठीक। कोई दिक्कत, ओके। तो इतना सब पढ़ाने के बाद मैं आपको ये कंक्लूड करता हूँ कि आप जो ऊपर जो पढ़ के रट के जा रहे थे फार्मूला, उसको आप रट सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि एल का वैल्यू वेरी कर सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके अलावा अगर इस एन का वैल्यू, एल का वैल्यू अगर आप समझ गए तो इसको एक चीज और समझना है, क्योंकि एल भी तो आपको पता लगाना है, और कहाँ से पता लगाओगे, एक तरीका है उसका वेव फंक्शन से। तो वेव फंक्शन में आपको पता होना चाहिए बटे में एल होना चाहिए, इधर भी एल, हाँ यहाँ पर पता होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए। इस 2 को लाने के लिए इधर आप कुछ भी कर लो, और उसको लाने के चक्कर में इधर जो भी करोगे उसको बराबर करने के लिए आपको इधर वो करना पड़ेगा, और इधर बराबर करने के लिए आपको जो भी ऊपर करना पड़ेगा आपको ऊपर करना है, ठीक। यस सर। अब आई थिंक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये सब अब आपके लिए एक मजे का ये खेल हो गया, ठीक है। इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब घर में बढ़िया ये करते रहना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो यार, क्या देखो, लेंथ देखो, लेंथ, उस बॉक्स का लेंथ जो है वो कितना आएगा, किसके टर्म में, लेमडा के टर्म में। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे को पता है एन, एल इज इक्वल टू एन λ/2 होता है। एन का वैल्यू क्या निकाला था आपने, क्या निकाला था एन का वैल्यू, 4 निकाला था, 4 और आपने एल का वैल्यू निकाला था 2L, रख दीजिए यार। तो यहाँ पर 2L इज इक्वल टू एन λ/2 रखोगे वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, तो एन एल इज इक्वल टू हो जाएगा 4 λ/n, और एन का वैल्यू जब 4 रखोगे तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स लेमडा एल बराबर, दैट इज बॉक्स का लेंथ जो है वो एल के बराबर होगा, सॉरी लेमडा के बराबर होगा। चलो देखो, देखो ये है, सपोज मान लो एल से होते हुए 0 फिर एल, ठीक है, ओके। अभी मैं बताया कि यहाँ से ये ग्राफ कैसे बनाता है, कितने नोड बनाता है, 3 नोड बनाता है, ठीक है। 3 बना कि 2 बनाया, 1 और 2 गलत बना दिए क्या, चलो देख लो भाई, 1 नोड, 2 नोड और ये 3 नोड। बताओ तो वेवलेंथ किसको बोलते हैं, ये लेमडा क्या होता है, लेमडा वेवलेंथ की कहां से कहां तक को बोलते हैं, स्प्रिंग या घर के बीच की दूरी। ठीक है, स्प्रिंग या ग्राफ के बीच की दूरी, ठीक है। चलो देख लो ये क्या होता है यार, सपोज मान लो ये एल है, ये L/2 है, ठीक है, ये है आपका 0, फिर यहाँ पर ये फिर और आगे आपका एल हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली फिर से आपका एल, या 2L मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओवरऑल अगर आप डिस्टेंस लोगे तो 2L, ठीक है। चलो देख लो कहाँ है स्प्रिंग, ये लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक।
इसी को तो बोलते हैं क्या? ठीक, यस सर। चलो देखो क्या क्या होगा यार। अब मैं कितने हिस्से में बांट दिया एक्चुअल में, इसको बताओ तो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एल बाई फोर, एल बाई फोर लिख सकता हूँ क्या? हाँ यस सर। ठीक है। क्या इसमें मैं थोड़ा सा गलती कर सकता हूँ ना? मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है। ये 0 है, ये एल बाई टू है, ये एल बाई टू है, ठीक है। यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा यार? फिर एल बाई फोर होगा क्या? क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एल बाई टू है, तो एल बाई फोर। ठीक, अब बीच वाले का इसका हाँ सर क्या वो निकालोगे? L by ऑवरेज four निकालो चल। L होगा सर वो। एल होगा क्या? यस सर। नहीं, एक्चुअल में मैंने इसको ना वो नहीं कर पा रहा हूँ, आगे आगे है इसका वो, मैं एक्चुअल में इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ना दोनों तरफ एल ले लिया, पता है? ठीक है, सर मैं ये इसको ऐसे L लेता by हूँ four जो ऐसे। लिखिए वो L होगा। रहेगा। ठीक, अरे बहुत तरीके हैं इसको समझने के लिए, आपको समझना है। इसका कोई ज्यादा कोई खास वो नहीं है। अभी इसके मैं कई कंडीशन लगा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं शुरू करता हूँ एल से, ठीक है, सॉरी, चलो शुरू करता हूँ मैं एल से, ठीक है। तो यहाँ तक मैं गया तो चलो 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 से यहाँ तक गया तो मैं एल पर पहुंचा, फिर आगे गया तो मैं 2l पर पहुंचा। अभी भी मेरा देखो लेंथ जो है 2l हो गया, 0 से l फिर 2l। अब इसको तोड़ते जाओ, कैसे तोड़ोगे? तो आप यहाँ पर अगर यहाँ पर ये l है, ऑब्वियसली ये l बाई 2 होगा, ठीक है। यस सर। अब ये फिर क्या, हाँ हाँ, तो ये जो है आपका l होगा, फिर ये ऐसे में लिख सकता हूँ कि 2l बाई 2, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3l बाई 2, ठीक है। क्या मैं Yes, इसको sir. लिख सकता हूँ 4l बाई 2? तो आप इसको तोड़ सकते हो, आपको कई कई तरीके हैं इसको रखने के। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर उसका जो पोजीशन होगा और यहाँ पर जो इसका पोजीशन होगा, उसके बीच का जब तुम डिफरेंस निकालोगे ना, तो एग्जैक्टली ये एक्चुअल में एल आएगा। और वहां पर भी वो एल आ जाता। एक्चुअल में क्या था, एल माइनस सॉरी एल माइनस 4 था, माइनस एल माइनस 4 था, उसका चौथा हिस्सा ही तो था क्या? ठीक है। अच्छा ये 0 हो जाएगा क्या? ओके, ये 0 हो जाएगा ना, गड़बड़ आ रहा है। लेकिन ये पक्का जो है ना, अगर आप ये पोजीशन जो है ना, अगर आप वो ले लोगे और इसका डिफरेंस निकालोगे ना, इनके बीच की दूरी क्या है करके, ठीक है, तो ये जो है पक्का आपका 1 देगा, ठीक है। मेरा नहीं कहने आ का रहा मतलब ये है। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन आएगा। पर ये जरूरी ये है कि आप इसको तोड़ पा रहे हो कि नहीं, इसका एग्जैक्ट लोकेशन और इसका एग्जैक्ट लोकेशन, फिर दोनों के बीच का जो गैप है उसको भी आप निकालोगे ना, कोई इसमें कोई नहीं रोक सकता आपको। इसके लिए जब बॉक्स का लेंथ 2l है तो वो लैम्डा ना है, ठीक। चलो एक सिंपल भाषा में समझाऊं क्या? चलो यार, इतना जब सब कर लिए हैं, मैं आपको एक सिंपल भाषा में आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। कैसे मानना पड़ेगा देखो, ये इस कंप्लीट का लेंथ कितना है 2l। अगर ये कंप्लीट का लेंथ 2l है, तो क्या तुम ये नहीं मान सकते यार कि यहाँ से यहाँ का l होगा और यहाँ से यहाँ का l होगा, तो दोनों जुड़ करके 2l हो जाएंगे? यस सर। मान सकते हो। तो अल्टीमेटली जब तुम एग्जैक्ट लोकेशन निकालोगे तो भी l निकलेगा, और ऐसे भी निकालोगे ना तो l निकलेगा। अब कोई बोलेगा सर इधर तो एक्स्ट्रा आ गया है, तो भैया इधर भी तो छूटा है, ठीक है, समझे? यस। देखो इधर कोई एक्स्ट्रा आ गया बोलेगा, तो भैया इधर भी तो छूटा है, ठीक। तो अगर ये l है तो ऑब्वियसली ये l होगा, तभी तो दोनों जुड़ेंगे, तो 2l होगा, ठीक। चलो वेवलेंथ जो है, वो वेवलेंथ जो है आपका 2l जब लेंथ होगा, तो पक्का जो है वेवलेंथ के टर्म में उस बॉक्स का लेंथ जो आपका 2l है तो l आएगा, स्मॉल l ना, वो कैपिटल l वाला नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। ये तो मजाक वाली बात हो गई, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर होता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो स्मॉल l है उसको कैपिटल l लेना है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल l बराबर क्या रखना है आपको 2l रखना है। हाँ 2l रखोगे, आप n निकाल चुके हो 4, जहां पर आपका कैपिटल l है
वहां पर आप 2l रखेंगे। बाकी सब सॉल्व करना आपको आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा आएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कर सकते हैं भाई। ये 4 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, पहले इसी को सॉल्व कर लो। ये 16 होगा, ये 8, तो भाई ऑब्वियसली ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 बच गया। तो ये n का काम तो मैंने कर दिया, अब l का काम करता हूँ। l बराबर 12 होता है, तो 12 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया, l का स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में 2 है, बट्टे में 2 4 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, सॉरी 8 बोलता हूँ, 2ml स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, गलती से क्या करोगे, एल का वैल्यू रखने में आप गलती करोगे, अदरवाइज इतना मैथ्स को आता है, कैसे काटेंगे क्या करेंगे आप जानते हो। ठीक है, बात आती है ट्रांजिशन एनर्जी की। हाँ सर, बोलो बोलो। ये जो कैपिटल एल का जो वैल्यू रखे वो 2l रखेंगे ना? इसमें 2l रखोगे, रट के नहीं जाना है, इसमें 2l रखोगे। ठीक है, हर में 2l नहीं रखोगे। ठीक है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा। कैपिटल एल रखने का मेरा मतलब ये है कि एल के टर्म में जब रखोगे तो कैपिटल एल का वैल्यू कितने एल के बराबर है, कब मन करे तो l/2 भी हो जाएगा, पता है आपको। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है भैया, एक बॉक्स ऐसा भी बन सकता है, अरे मन करे तो वो कैसा भी बॉक्स बनाया गया। ठीक है, ये बोल रहा था कि ये मेरा 0 था, ये है मेरा l/2, l हो गया, l/2 हो गया, इसका क्या एक्चुअल में बॉक्स का लेंथ, तो ये क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट होगा l/4। ठीक, तो कुछ भी रख सकता है भैया, इसमें आपको रिजिड नहीं होना है। ठीक है, हाँ अगर कोई पूछा इसका कंप्लीट लेंथ कितना है, तो इस बॉक्स का लेंथ ही l/2 है, l नहीं। तो जहां जहां आपका कैपिटल एल होगा ना, वहां वहां आप l/2 रखोगे। नहीं समझे? समझ। बाकी आप अगर बात करें इसकी क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एनर्जी की नेक्स्ट लेवल में, तो मैंने जो n निकाला था वो चौथा था, तो E4 से वो E5 में जाएगा। मुझे पता है फाइनल का n का वैल्यू का स्क्वायर माइनस इनिशियल का n का वैल्यू स्क्वायर वो कॉमन होता है स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ध्यान ये रखना है कि फिर ये जो l आया है इसके लिए भी जो दिया कंडीशन उसके लिए 2ml रखना है। ठीक है, तो जब l स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा भी 12 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 4l का स्क्वायर। यहाँ पहले से यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये पहले से यहाँ पर 8 है, तो 8 चौक क्या हो जाएगा 32 किलो, 32 आ गया। ठीक है, बाहर में इधर जब इसको माइनस करोगे तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, और ये 16, 25 में 16 आप घटाओगे तो 9 बचेगा। दैट इज इसकी ट्रांजिशन एनर्जी जो होगी वो 9h स्क्वायर अपॉन 32 ml स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक, यस सर। चलो ओके, और क्या बच गया यार इसमें, सॉल्व करो, सिर्फ मेरे को n का वैल्यू बता देना। ठीक है, एक 1D बॉक्स है, इसके लिए एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और एनर्जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एनर्जी का वैल्यू दिया है ये। ठीक है, अब ये पूछा है कंडीशन क्या लगाया है, तो भैया ये बॉक्स तो नहीं बनाया है, लेकिन ये बोल दिया है कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है और 2l से छोटा होता है, उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है वो 0 होता है। बाकी सब कंडीशन में इनफाइनाइट होता है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। तो ये पूछा है, जितने भी क्वेश्चन मैंने ऊपर पूछे थे उन सब का आप क्या बता दो, आंसर बता दो। ठीक, बताइए। तो मेरा क्या होता है, एक क्वेश्चन दो, सब कॉन्सेप्ट को पढ़ाओ, खत्म करो। ठीक, तो आपको लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन पढ़े भी, मैं एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दिया यहाँ से। ठीक, चलो जल्दी पेन का वैल्यू बस बता दो मेरे को, पेन कॉपी रखना हो? क्योंकि अब पता चल गया है आपको n का वैल्यू बताना है और कैपिटल L का वैल्यू बताना है, फिर आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो गणित है। ठीक है, सर 4 होगा क्या? 4 होगा हाँ क्या? सर 4 होगा, 4 आएगा सर। ठीक है, क्या पता 4 हो सकता है, क्योंकि 4 आने से मेरा एक फायदा हो जाएगा,
जितने भी आंसर मैंने ऊपर लिखे हैं वही आंसर मेरे फिर आ जाएंगे। ठीक है, सर नीचे का 8 तो गायब, उसी से कटा होगा। हाँ ठीक है, वो कट जाएगा और लेकिन हाँ जगह चेंज हो जाएगा भैया। ठीक है, क्योंकि ना जगह इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि इस बार जो है ना वो 12 तो है, ठीक है, लेकिन इसका जो वो लिया है ना वो लिमिट मजेदार लिया है। कैसे लिया है पता है आपको? वो ये लिया है, अभी जो मैं बात कर रहा था ना ऊपर वही लिया है। 0 से स्टार्ट किया है, फिर ये 2L तक गया है। तो अगर 0 से स्टार्ट करते हुए अगर ये 2L तक गया है तो बीच वाला क्या होगा? L होगा। ठीक, तो अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ का लेंथ जो है वो 2L है और 2L बराबर क्या है? कैपिटल L। तो जहां जहां पर कैपिटल L है वहां पर आप क्या रखोगे? 2L रखोगे। एक्चुअल में आपको कंपेयर किससे करना था? तो जब हमको वेव फंक्शन दिया था तो हम वेव फंक्शन से कंपेयर किए। जब हमको एनर्जी दिया है तो हम एनर्जी से कंपेयर करेंगे। हाँ, यहाँ पर H क्रॉस दिया है न कि H दिया है, तो पहले एनर्जी को आपको H क्रॉस वाले टर्म में आपको लाना है, फिर उसके बाद आपको कंपेयर करना है। जो कट रहा है वो कटेगा और जो बच रहा है वहां से आप उसको n का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो। ठीक है, ये दिया है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, मेरे को पता है कि क्या होता है एनर्जी का फार्मूला 1D बॉक्स के लिए, तो ये होता है। प्रॉब्लम ये है कि मैं एच स्क्वायर वाला रट के आया था, लेकिन भैया यहाँ पर दिया है वो एच क्रॉस स्क्वायर वाला है। तो मेरे को पता है एच क्रॉस बराबर एच अपॉन 2 पाई होता है, तो एच बराबर एच क्रॉस 2 पाई हो जाएगा। एल बराबर 2L है, तो जहां जहां एच क्रॉस है वहां पर, सॉरी एच है वहां पर 2 पाई एच क्रॉस रख दूंगा, और जहां एल है कैपिटल एल वहां पर 2L रख दूंगा। आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, जब ये सब आप करेंगे, ठीक है, तो ये मैंने 2L रख दिया, जहां पर एच था वहां पर एच क्रॉस 2 पाई रख दिया। ठीक है, अब जिसके किस्मत में जो है वो बचेगा और जो कटना है उसको कटे वो कटेगा। ठीक है, देखो क्या होगा। ओके, सबसे पहला चीज कि यार ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 4 से 4 तो निपटे, और कुछ निपट सकता है क्या? तो आई थिंक ऐसा कुछ आसार तो नहीं लग रहा है। बाकी सब तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो तो नहीं कटेंगे। ठीक है, तो बच के ये आ गया, तो बच के ये आ गया। तो अब इसको कंपेयर किससे करना है? तो ये एक्चुअल में आपका एनर्जी आ गया। ठीक है, एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज। ठीक है, सॉरी कहाँ है क्वेश्चन में क्या दिया है? ये चीज दिया हुआ है। आप इसको और ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया था ये चीज। अब जो कट रहा है उसको काटो। लो समझा देता हूँ। ठीक है, समझा देते हैं, डोंट वरी। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, देख लो भैया। चलो यार, मेरे को लग रहा था अब इसको सिर्फ बताना है। मेरे को पता है कि यार एनर्जी बराबर ये होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है वो एच क्रॉस वाला दिया है। तो पहला चीज तो मेरे को कि अपने एनर्जी वाला जो फार्मूला है उसको एच क्रॉस वाले के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को पता है एच क्रॉस बराबर एच अपॉन 2 पाई होता है, तो एच बराबर एच क्रॉस 2 पाई हो जाएगा। तो जहां एच होता है वहां पर एच क्रॉस 2 पाई रख दिया मैंने, रख दिया। स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। मेरे को पता है यहाँ से लेंथ जो बताया है, अभी मैं बताया ना, लेंथ जो है वो 2L है। तो जहां पर L है ना, L, वहां पर ये जो L है ना वहां पर क्या रखूंगा मैं? 2L। ठीक है, करो सॉल्व। तो ये हो जाएगा एच क्रॉस का स्क्वायर 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर। ये नीचे वाला जो है 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 और L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, बच के क्या आया? तो n स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, ये आ गया। ये क्या है पता है? एक्चुअल में एच क्रॉस के टर्म में एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है, लेकिन कब? जब मेरा लेंथ जो है बॉक्स का वो 2L होगा तब। हर में ऐसा नहीं आएगा जब लेंथ 2L। हाँ, लेंथ क्या को हुआ? 2L वो 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2L लिए हैं, उसके अनुसार लिए है ना? अरे हाँ भाई, वही आप लोग समझते नहीं यार। ये हिंट दिया कि x का वैल्यू है जो 0 से जब ज्यादा होगा, या फिर x का वैल्यू जब 2L से कम होगा, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब वो काइनेटिक एनर्जी के फुल फॉर्म में है वो। ठीक है, और ये मतलब वो मूविंग कंडीशन में है। दैट मीन्स बॉक्स के अंदर ही तो वो मूव करता है, बाकी जगह तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट रहता है। तो मतलब ये यहाँ से ये हिंट दे दिया कि एक्चुअल में वो जो बॉक्स था ना वो ऐसा था, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होते हुए
2l तक चला है, सेंटर में l, एक l यहाँ हुआ, एक l यहाँ हुआ, तो उस बॉक्स का लेंथ जो था ना कैपिटल L, वो एक्चुअल में 2l था। समझे? जी सर। तो वहां से यहाँ से ये 2l आया और ये यहाँ से ऐसा करते करते जब बॉक्स का लेंथ 2l होता है तो H क्रॉस के टर्म में एनर्जी का फार्मूला ये आता है। मैंने इसलिए निकाला इसको क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन में जो दिया है वो H क्रॉस के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, उसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो जब मैं कंपेयर करूंगा इनको, तो कंपेयर करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा, ठीक है, देखो भैया, एच स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस स्क्वायर कट गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, एम था तो एम कट गया, एल स्क्वायर था तो एल स्क्वायर कट गया, फिर बचा कौन, तो यार इधर बचा सिर्फ बेचारा 2, इधर क्या बचा, सिर्फ बेचारा 2 बचा, बराबर, ठीक है, इधर कौन बचा, इधर बचा एन स्क्वायर और बटे में क्या बचा 8, यहाँ से अगर एन स्क्वायर में निकालूं तो ये 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, मेरे को एन स्क्वायर थोड़ी चाहिए था, मेरे को तो एन चाहिए था, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, रूट 16 हो जाएगा और मेरे को पता है कि 4 का स्क्वायर ही तो क्या होता है 16 होता है, तो ये जब मैं रूट 4 का स्क्वायर करूंगा तो रूट से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरा एन का वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक, यस सर। अब समझ आया भाई? और अगर अब समझ आ गया तो इतना सब करने के बाद अब मेरे से उम्मीद ना करिए कि अब बाकी चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो, यस। ये था आपका 1 डायमेंशनल बॉक्स का केस। आगे मैं 2D 3D सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, 1 डायमेंशन में वो क्या पूछ सकता है, आपको नोड पूछ सकता है, कौन सिमेट्रिक वेव फंक्शन, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, कहां पर नोड बनेगा, कहां पर मैक्सिमा, कहां पर मिनिमा, एनर्जी गैप क्या होता है, बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगी, कैसी होगी, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगी, यही सब पूछेगा। कठिन करना है तो बॉक्स के लेंथ को चेंज करेगा, भैया कभी एल लेगा, एल तो बहुत आसान है, एल तो पढ़ के जाते हो आप। ठीक है, कभी कभी वो एल ना दे करके ए के टर्म में भी दे सकता है। ठीक है, कभी वो 2a के टर्म में दे सकता है। ठीक है, हाँ, पहचानना कहाँ से है, जीरो से लेकर के, जीरो से जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है और लेसर देन l होता है तो v इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब वो बॉक्स के अंदर की कंडीशन को बता रहे हैं कि बॉक्स का लेंथ जो है कितना होता है। ठीक, हाँ, तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट यहाँ पर n था, n जानते ही पूरा फार्मूला n से रिलेटेड होता है, इसलिए सबसे पहले n का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। n निकालने के 2 तरीके, एक तो वेव फंक्शन में n दिखा था, एक तो एनर्जी में n दिखा था। ठीक है, तो एनर्जी और वेव फंक्शन को रिलेट करके आपको वो n निकलवा सकता है और n निकलवा करके आपको कुछ भी निकलवा सकता है। लेंथ तो आपको पता करना है कि लेंथ का वैल्यू क्या दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, अब ये मत समझना कि सिर्फ एनर्जी से n निकलवाएगा, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी में भी वो आपका n होता है। टोटल एक्चुअल में एनर्जी इज इक्वल टू ही काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी भी देगा तो वहीं से करना है। आपको पता है मोमेंटम भी निकालता है, आपको पता है मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो भैया Tx इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m होता है, तो मोमेंटम भी देगा तो वहां से भी मोमेंटम स्क्वायर भी देगा, तो आपको वहां से वो कंपेयर कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, अब जो है नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इतने को आप कंट्रोल में करो। ठीक है, अब मैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल 1D बॉक्स में इसका जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल लेकर के मैं जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, आप रेजोनेंस जानते हैं। ठीक है, रेजोनेंस जानते हैं मतलब जैसे ब्यूटाडाइन हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करता है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, मेरे को पता है कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, अगर मैं इसको बाउंड्री के अंदर भर दूं तो यार मैं ये बोलूंगा कि यार इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर ये वाला यहाँ गया, फिर ये रिटर्न यहाँ आएगा, ये तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर मूविंग कंडीशन में है। तो अगर इस ब्यूटाडाइन सिस्टम को अगर मैं बॉक्स में भर दूं तो इसका क्या क्या मैं पता लगा सकता हूँ इस बॉक्स के हेल्प से। ठीक, इस पे चर्चा होगी आगे। ठीक है, यस सर। नो सर। ठीक है, एक बार अच्छे से घर में जाके पढ़ लिया और उसमें घर में अच्छे से पढ़िए और ठीक है, तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। कहीं दिक्कत होगा तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, देखा करो। ठीक है, यस सर। ठीक, मिलते हैं फिर कल। ठीक है, थैंक यू सर।